हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। रात अंधेरे में डूबी हुई थी, हल्की हवा धरती को सहला रही थी। सिल्वर्टन के सबसे भव्य होटल के सबसे शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर एक 19 वर्षीय लड़की, एक आकर्षक काले रेशमी नाइट गाउन पहने हुए, एक नर्म बिस्तर पर एक अचंभित अवस्था में लेटी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखें कसकर बंद थीं और उसके हाथ रस्सी से पीछे बंधे हुए थे। अचानक उसकी आंखें इधर उधर घूम गईं और उसने बलपूर्वक अपनी बादाम के आकार की आंखें खोलीं। इस समय एक पुरुष और एक महिला एक अधिक वजन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर एक बुद्धिमान नज़र के साथ राष्ट्रपति स्वीट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। श्री आनंद, निश्चिंत रहें, वह मेरी बेटी है। वह थोड़ी जिद्दी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह अभी भी कुंवारी है। एक बार जब महिलाओं को यह अनुभव हो जाता है तो वे छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी और विनम्र हो जाती हैं। आदमी ने बोलना समाप्त किया और महिला ने तुरंत कहा, बिल्कुल श्री आनंद। इसके अलावा युवा महिलाओं के स्वस्थ गर्भधारण और स्वस्थ बच्चों को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए श्री आनंद ने कहा, ठीक है, मैं पहले उसे देखूंगा। अगर मैं संतुष्ट हो गया तो मैं रिवर्टन में डोनोवन को प्रोजेक्ट दे दूंगा। पुरुष खुशी से झूम रहा था, जबकि महिला के भारी मेकअप वाले चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। मैं वादा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। बोलते बोलते वे पहले ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। पुरुष ने तुरंत एक की कार्ड निकाला, दरवाज़ा खोला और विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया। श्री आनंद, कृपया। श्री आनंद बिना किसी देरी के अंदर आ गए। उनका निकला हुआ पेट हिल रहा था क्योंकि वे आत्मविश्वास से टहल रहे थे। पुरुष और महिला ने तुरंत उसका अनुसरण किया। जैसे ही वे तीनों कमरे में दाखिल हुए और खाली सफ़ेद बिस्तर देखा, वे सभी अचंभित रह गए। वह कहाँ थी? श्री आनंद का चेहरा काला पड़ गया और वे गुस्से से उन्हें घूरने के लिए पीछे मुड़े। रोहन, क्या तुम मेरे साथ कोई चाल चल रहे हो? रोहन भी अवाक रह गया और अपने बगल में बैठी महिला की ओर मुड़ा। आलिया, वह कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें उसे बेहोश करने के बाद उसे यहाँ लाने के लिए नहीं कहा था? आलिया भी खाली कमरे को देखकर दंग रह गई। उसका माथा चिंता से ठंडे पसीने से तर हो गया था। मैं उसे यहाँ लेकर आई थी। उसे संघर्ष करने से रोकने के लिए मैंने उसके हाथ भी बांध दिए और मैंने तभी दरवाजे के बगल में बाथरूम से चुपचाप एक काली आकृति उभरी। कमरे की ओर देखे बिना वह बाहर चली गई। वह वास्तव में भागना चाहती थी, लेकिन अब वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका शरीर बुखार और कमजोरी से भरा हुआ था। उसके पैर इतने कमजोर लग रहे थे कि सामान्य रूप से चलना मुश्किल था। ये सौतेली माँ आलिया कैम्पबेल ने न केवल उसे बेहोश कर दिया, बल्कि उसे नशीला पदार्थ भी दिया। उसने अपने लाल होंठों को जोर से काटा। दर्द ने उसे ताकत जुटाने में मदद की। वह सहारे के लिए दीवार से टिकी और लिफ्ट की ओर धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाए। पीछे से कैरा ने आलिया की दुर्भावनापूर्ण आवाज़ सुनी, यह असंभव है। हम निश्चित रूप से कैरा को दूर नहीं जा सकते थे। चलो उसे ढूंढते हैं। कैरा का दिल दहल गया। उसकी निगाहें जल्दी जल्दी पास के कमरे के दरवाजों को स्कैन कर रही थीं। अचानक उसने देखा कि दरवाजों में से एक थोड़ा खुला हुआ था, जिससे एक पतली सी दरार दिखाई दे रही थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे पता भी नहीं चलेगा। कैरा ने उम्मीद की इस किरण को पकड़ लिया। उसने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल गया, और दर्द ने उसे ऊर्जा का एक झोंका दिया। युवती दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही आलिया और रोहन प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर आए, उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोला और अंदर खिसक गई। अपनी पीठ को दरवाजे से सटाए हुए वह अभी भी आलिया और रोहन की आवाज़ें बाहर से बात करते हुए सुन सकती थी। अंत में वह बच निकली। कायरा ने राहत की सांस ली। उसके होठों पर एक विपत्ति से बच निकलने की मुस्कान थी। उसका पूरा शरीर कमज़ोर होकर दरवाजे से टिका हुआ था। अचानक एक ठंडी और सख्त नज़र उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। नज़र इतनी बर्फीली थी कि एक पल में उसकी मुस्कान जम गई। उसने बेचैनी से देखा और एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाया। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी कमर पर सिर्फ एक तौलिया बंधा हुआ था। पहली नज़र में ये स्पष्ट था कि आदमी ने अभी अभी स्नान किया था। उसके बाल आधे सूखे थे, कुछ बाल उसके चिकने माथे पर गीलेपन से चिपके हुए थे। कायरा के पास नहाने के बाद एक खूबसूरत आदमी के शानदार नज़ारे की सराहना करने का समय नहीं था। जैसे ही किसी ने उसके पीछे से दरवाज़ा खटखटाया, आदमी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने थोड़े खुले होंठों से उसे देखा। नहीं, वह उसे बोलने नहीं दे सकती थी। शायद रोहन और आलिया दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अगर उन्हें पता चला कि वह यहाँ है तो वे निश्चित रूप से उसे वापस खींच लेंगे और उसे फिर से मिस्टर आनंद के पास ले जाएंगे। एक अज्ञात शक्ति और साहस के साथ कैरा एक कदम आगे बढ़ी। इससे पहले कि वह आदमी कुछ कह पाता, वह दबे पांव चली गई और अपने होंठों से उसके होंठों को पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे आदमी के शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। उसके होंठों से गर्मी तेजी से फैल रही थी, जिससे उसकी पलकें झुक गई और वह अपने सामने खड़ी दुस्साहसी लड़की को देखने लगा।
उसकी भूरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, वह एक पल की लापरवाही से जाल में फंस गया। उसके होठों पर कुछ था, किसी तरह की दवा। कायरा इस बात से अनजान थी, बस इतना महसूस कर रही थी कि जब उसके होंठ उस आदमी के होठों को छूते थे तो उसके अंदर की आग और भी बढ़ जाती थी, जैसे कोई फंसा हुआ जानवर अपने पिंजरे से आज़ाद होने की बेताब कोशिश कर रहा हो, जिससे उसका शरीर और भी ज्यादा लंगड़ा और कमज़ोर हो जाता था। दस्तक कुछ देर रुकी, फिर शुरू हो गई। कायरा उस आदमी के होठों से अलग हुई, हवा के लिए हॉन्फ रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें दयनीय रूप से उस आदमी की गहरी निगाहों में देख रही थीं। अपनी आवाज़ कम करते हुए उसने उसे अपने पीछे बंधे हाथ दिखाए, विनती करते हुए, कृपया मुझे बचा लो। आदमी की निगाहें ठंडी हो गईं और उसके पतले होठों पर एक भयावह वक्र बन गया। उसे बचाओ, हे! अब उसे खुद को बचाने की ज़रूरत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी लंबी उंगलियों ने कायरा की नाजुक कमर को मजबूती से पकड़ लिया। पिछली रात उसके शरीर को ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसे किसी कार ने कुचल दिया हो, हर हरकत दर्द पैदा कर रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए और उठकर बैठ गई, अपने बगल में सो रहे आदमी के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। वह इतनी गुस्से में थी कि वह उसके पास जाकर उसके सिर पर तमाचा मारना चाहती थी। उसने उससे उसे बचाने के लिए कहा था, उसके हाथों की रस्सियां खोलने में मदद करने के लिए, नहीं। यह नहीं। ओह, ठीक है, चलो इसे कुत्ते के काटने जैसा ही मानते हैं। किसी भी मामले में वह मिस्टर आनंद से कहीं ज्यादा आकर्षक था। दो आदमियों की तुलना करते समय कायरा को ऐसा नहीं लगा कि वह बहुत बुरी तरह से चूक गई है। धीरे से कंबल उठाने के बाद कायरा चुपचाप बिस्तर से बाहर निकल गई, ध्यान से कि कोई आवाज़ न करे। कल रात उसने जो पजामा पहना था उसे फिर से नहीं पहना जा सकता था। वह सोफे पर गई, आदमी की सफ़ेद शर्ट और काली पैंट उठाई और सावधानी से उन्हें खुद पहना। वे ओवरसाइज्ड और बहुत लंबे थे, लेकिन फिर भी कुछ भी न पहनने से बेहतर थे। पैंट की जेब में एक बटुआ था। कायरा ने उसे निकाला और खोला। पैसों की मोटी गड्डी देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसे भागना था, बिना पैसे के वह ऐसा कैसे कर सकती थी? इतने पैसे से वह नए कपड़े और हवाई जहाज़ का टिकट खरीद सकती थी। उसने पैसे निकाले और उन्हें अपनी पैंट की जेब में रख लिया। उसने बटुए के अंदर आईडी कार्ड पर नज़र डाली और फिर उसे सोफे पर फेंक दिया। सोहन मिस्टर कृष्णा, तो उसका नाम सोहन मिस्टर कृष्णा था। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी अचानक पलटा, जिससे कायरा चौंक गई। बिना कुछ देर रुके उसने फर्श पर लटकी हुई पैंट को ऊपर उठाया और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। आधे घंटे बाद वह आदमी जाग गया। खाली कमरे को घूरते हुए, अगर सफ़ेद चादरों पर चमकीले लाल रंग के दाग न होते तो उसे लगता कि कल रात बस एक सपना था। यह शापित महिला, उसने उसे नशीला पदार्थ दिया, उसके साथ सोई और बिना कुछ कहे चली गई। क्या उसे बिस्तर पर बैठकर उसे आंसुओं, नखरे और यहाँ तक कि आत्महत्या की धमकियों से तब तक धमकाना नहीं चाहिए था जब तक कि वह उससे शादी करने के लिए राजी न हो जाए? या वह जाने सजने संवरने और फिर उससे पैसे ऐंठने के लिए वापस आने की योजना बना रही थी? सोहन ने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। विक्रम, यहाँ आओ। 10 मिनट बाद विक्रम गाजिया घबराए और चिंतित दिखते हुए अंदर भागा। सोहन, मैं कल रात यहाँ था। सोहन हेडबोर्ड से टिक कर लेटा था। उसने केवल एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिसका कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसकी मजबूत छाती दिख रही थी, जिससे वह संयमित और करीब दिख रहा था। अपने दिमाग को तेज रखो, अभी खेलें आकर्षक। उसने विक्रम को देखा और उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। सिल्वर्टन में मेरे आगमन के बारे में कितने लोग जानते हैं? हो, आकर्षक। उसने विक्रम को देखा और उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। सिल्वर्टन में मेरे आगमन के बारे में कितने लोग जानते हैं? हो, विक्रम क्षण भर के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सोहन ने उसे कल रात दस्तावेज समय पर न देने के लिए डांटने के लिए बुलाया था, लेकिन यह अप्रत्याशित था। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने पुष्टि की, किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे सिल्वर्टन आने के बारे में नहीं जानते हैं। किसी और की तो बात ही छोड़ो। वह सिल्वर्टन में अपने आगमन को गुप्त रखने के लिए सावधान था, तो कल रात की महिला को उसके बारे में कैसे पता चला? क्या वह किसी और द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है? वह उसके कमरे में क्यों आए और अपने होठों पर नशीली दवा क्यों लगाए? उसकी नज़र बेडसाइड कैबिनेट पर खाली बटुए पर पड़ी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। विक्रम, कल रात मैं एक महिला के साथ सोया था, ऊपर से नीचे तक। बेहतर होगा कि तुम उसे मेरे लिए खोजो। क्या यह विश्वास करना कठिन है कि श्री सोहन, अत्याचारी एस्केलॉन व्यक्ति जिसने 28 वर्षों तक एक पवित्र और सरल जीवन जिया था, एक महिला के साथ सोया था? विक्रम का शरीर ऐसे झटका खाया जैसे उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। वह इतना उत्साहित था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। हा, विक्रम ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि किस दुस्साहसी महिला ने मिस्टर कृष्णा एस के प्रतिशोधी सोहन मिस्टर कृष्णा के साथ सोने की हिम्मत की थी। विक्रम उसे ढूंढते ही दृश्य की कल्पना कर सकता था। मिस्टर सोहन उसे तब तक प्रताड़ित करेगा जब तक वह चाहेगी कि वह मर जाए।
होटल के निगरानी फुटेज की जांच करने के बाद विक्रम ने तुरंत महिला की पहचान कायरा डोनोवन के रूप में की। कायरा अल्फा वेंचर्स के सीईओ रोहन डोनोवन की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी मां का निधन हो गया था और रोहन अपने लंबे समय के प्रेमी आलिया कैंपबेल को परिवार में ले आया था। कायरा आलिया के शासन में उत्पीड़ित होकर बड़ी हुई, इसके बावजूद वह अपनी पढ़ाई में अव्वल रही और 15 साल की उम्र में सिल्वर्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हालांकि उसका परिवार सिल्वर्टन में था, लेकिन कायरा कैंपस में ही रह रही थी। उसने 19 साल की उम्र में डबल मेजर के साथ पीएचडी हासिल की। कायरा की प्रोफाइल की समीक्षा करने के बाद सोहन ने एक भौं उठाए। वह कहाँ है? सोहन की ठंडी निगाहों के नीचे विक्रम के चेहरे की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत बन गई। उसका गला ऐसा लगा जैसे उसमें रुई ठूंसी गई हो और आखिरकार वह कुछ शब्द कहने में कामयाब रहा। हमने उसे नहीं पाया है। उसे नहीं पाया है। 4 साल बाद श्री कृष्णा परिवार का गौरव सोहन मिस्टर कृष्णा एस्केलॉन वापस नहीं लौटे थे, बल्कि सिल्वर्टन में रह रहे थे। जबकि दूसरों को पता नहीं होगा कि क्यों, विक्रम को निश्चित रूप से पता था। श्री सोहन कायरा के साथ सिर टकरा रहा था। जो महिला 4 साल पहले उनके साथ सोई थी, वह पृथ्वी से गायब हो गई थी। उसके ठिकाने का कोई निशान नहीं बचा था। सोहन देश के सबसे बड़े समूह को नियंत्रित करता था और उसकी कमान के तहत एक विशिष्ट टीम थी। उसने कायरा को खोजने के लिए अपने सभी संबंधों का इस्तेमाल किया था, फिर भी कोई उसे ढूंढ नहीं सका। अत्याधुनिक तकनीक की सहायता के बावजूद वे कायरा के एक बाल की झलक भी नहीं पा सके। इसने श्रीमती श्री कृष्णा को हताश कर दिया। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने अनगिनत फ़ोन कॉल किए थे, लेकिन सोहन एस्केलॉन न लौटने के अपने फैसले पर अडिग रहा। कृष्णा शांत नहीं हो सके और फ़ोन पर विनती करते रहे, आपके भतीजे को इस साल एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। आप पहले से ही 32 के हैं। यदि आपने जल्दी शादी नहीं की तो लोग आपको बूढ़ा कुंवारा कहेंगे। फ़ोन पर बात करते हुए एयरपोर्ट से गुजरते हुए सोहन ने कहा, हर कोई मुझे मिस्टर कृष्णा के मिस्टर सोहन के रूप में संबोधित करता है। मेरी प्रतिष्ठा को कम करने की हिम्मत कौन करेगा? प्रतिष्ठा? श्रीमती श्री कृष्णा सीधे उनके शब्दों से घुट गईं और कई बार खांसी। अपने 5 बच्चों में से सोहन ही उन्हें सबसे अधिक चिंता का कारण बना। सोहन उनका प्रिय बच्चा था और उन्होंने उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार किया था। हालांकि इस लाड़ प्यार ने उसके एक जिद्दी और अनियंत्रित स्वभाव को जन्म दिया था। वह एक जंगली घोड़े की तरह था जिसे कभी बांधा न गया हो। कृष्णा ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछीं और सिसकते हुए बोली, मैं हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल दुखता रहता है। मैं चाहती थी कि तुम वापस आ जाओ और मेरे मरने से पहले एक परिवार शुरू करो। क्या तुम इतनी छोटी सी मांग पूरी नहीं कर सकती? सिसकियाँ, सिसकियाँ, सिसकियाँ। सोहन श्रीमती श्री कृष्णा की इस चाल से परिचित था और उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उसने उसे अपने पिता पर अनगिनत बार इसका इस्तेमाल करते देखा था। उसके पिता हर बार इसके झांसे में आ जाते थे, लेकिन वह नहीं आया। ऐसा नहीं था कि सोहन इसके झांसे में नहीं आता था, बल्कि ऐसा था कि वह एक के प्रति सुन्न हो गया था। ठीक है माँ, कृपया अब और मत रो। अगर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। मुझे अभी सुरक्षा जांच से गुजरना है। एक मिनट रुको। श्रीमती श्री कृष्णा जानती थीं कि सोहन कॉल खत्म करने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ब्राइटन एस्केलॉन से ज़्यादा दूर नहीं है। ब्राइटन में काम खत्म करने के बाद तुम घर क्यों नहीं आते? मुझे तुम्हारी याद आती है। ब्राइटन एस्केलॉन से 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था और इसे दूर नहीं माना जाता था। सोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बढ़िया सिगरेट केस निकाला। ठीक है, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगा। जैसे ही वह फ़ोन रखने वाला था, अचानक किसी ने उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाया। सोहन ने भौहें सिकुड़ीं और पलट गया। उसके पीछे खड़ी लड़की ने युवा कपड़े पहने हुए थे, एक प्लेड स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसकी गोरी जांघ को दिखा रही थी। उसने सफ़ेद घुटने तक के मोजे और काले टीथर जूते भी पहने हुए थे। उसका चेहरा सुंदर था, हल्के मेकअप ने उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया था। उसकी उम्र बताना मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़े उसे एक किशोरी की तरह लग रहे थे। जमीन पर किसी चीज़ की ओर इशारा करते हुए उसने अपना सिर झुकाया और सोहन को देखकर मुस्कुराए। सर, आपने कुछ गिरा दिया है। सोहन एक हतप्रभ था जब तक कि उसकी आवाज़ ने उसे इससे बाहर नहीं निकाला। उसने ज़मीन पर व्यवसाय कार्ड पर नज़र डाली और फ़ोन कान से हटा दिया। तुमने मुझे क्या कहा? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई और कंधे उचका दिए। उसकी आंखें उसके दाहिने हाथ में सिगरेट के केस पर टिकी थीं। बस एक दोस्ताना अनुस्मारक। सर, हवाई अड्डे में धूम्रपान की अनुमति नहीं है, उसने कहा। कैरा, ड्राइवर लंबे समय से गेट पर इंतजार कर रहा है। देर मत करो और जल्दी करो। अपने साथी की पुकार सुनकर लड़की ने सोहन को हाथ हिलाया और खुशी से भाग गई। वह लंबे समय से पटकथा लेखक C.S. लॉरेंस का इंतजार कर रहा था और वह अधीर होने लगा था। उसने लॉरेंस के सहायक को पहले ही मैसेज कर दिया था, जिसने कहा था कि वे अपना सामान लेने के बाद जल्द ही बाहर निकल जाएंगे।
लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला था। अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए वह हवाई अड्डे के चारों ओर नजरें घुमाता रहा। अरे तुम क्या देख रहे हो? उसे कंधे पर हल्के से छुआ गया। नीचे देखते हुए उसने दो लड़कियों को देखा जो हाई स्कूल में पढ़ती दिख रही थीं। कुछ हद तक परेशान महसूस करते हुए उसने कहा, यदि आप एक्स्ट्रा कलाकार बनना चाहते हैं तो फिल्म सेट पर चले जाएं। मैं यहाँ ये काम नहीं संभालता। लड़कियों में से एक ने हल्के से हंसी। अरे कैरा, क्या तुमने देखा? उन्हें लगता है कि आप केवल एक अतिरिक्त होने के लायक हैं। कायरा ने अपनी सहायक को देखा। इस छोटी सहायक को हमेशा लोगों के साथ मजाक करना अच्छा लगता था और वह किसी को भी चिढ़ाना पसंद करती थी, चाहे वह कोई भी हो। एक लॉलीपॉप निकाला, रैपर को छीलकर अपने मुंह में डाला। कायरा ड्राइवर की ओर मुड़ी। यह मिस्टर स्मिथ थे जिन्होंने आपको CS लॉरेंस को लेने के लिए भेजा था, है ना? ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। एक लॉरेंस रोमांटिक उपन्यासों के एक प्रसिद्ध और कुशल लेखक थे जिन्होंने कई साल पहले प्रसिद्धि हासिल की थी। ड्राइवर ने कायरा को और फिर उसके बगल में बैठी लड़की को देखा। वह निश्चित रूप से उनकी उम्र नहीं बता सकता था, लेकिन वे दोनों और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कायरा ने कहा, मैं CS लॉरेंस हूँ। यह आश्चर्य की बात थी कि CS लॉरेंस, जो स्पष्ट दृश्य लिखने में इतने कुशल थे कि पाठक एक रोमांटिक रिश्ते में होने की लालसा करेंगे, वास्तव में इतने युवा थे। टीना मदद नहीं कर सकी, लेकिन ड्राइवर के हाव भाव पर हंस पड़ी। हा, उसके रूप से मूर्ख मत बनो। उसे सिर्फ क्यूट अभिनय करना पसंद है। वास्तव में वह पहले से ही। कायरा ने उसे कोहनी मारी और टीना ने अपने बाकी शब्द वापस पकड़ लिए। तभी ड्राइवर को अपने होश आए। उसने उत्साह से कार का दरवाजा खोला और दोनों लड़कियों का अंदर स्वागत किया। सुश्री लॉरेंस। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं बाद में आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? रियरव्यू मिरर में कायरा की उठी हुई भान को देखकर उसने जल्दी से समझाया, देखिए मेरी गर्लफ्रेंड आपके उपन्यासों की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह मुझसे इसलिए प्यार करने लगी क्योंकि उसे लगता है कि मैं आपके उपन्यासों के मैक्स टेलर जैसा ही हूँ। भले ही वह एक सहायक चरित्र है, लेकिन वह एक रोमांटिक किस्म का है। हे, मैक्स टेलर। टीना ने अचानक पलकें झपकाईं। मैक्स द 25th ऑवर में एक छोटा सा किरदार था। टीना को उम्मीद नहीं थी कि यह युवा लड़की कायरा पर इतनी मोहित हो जाएगी कि वह मैक्स जैसे दिखने वाले एक आदमी पर भी कदम रखेगी, एक ऐसा चरित्र जिसका बमुश्किल उल्लेख किया गया है। खांसी। टीना ने मुस्कुराहट का नाटक किया और कायरा से कहा, कायरा, वह निश्चित रूप से तुमसे सच में प्यार करती है। कायरा सड़क पर बिजनेस कार दौड़ाते समय ड्राइवर अपनी खुशी को रोक नहीं सका। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कायरा और टीना को प्रोडक्शन क्रू द्वारा व्यवस्थित होटल में उतार दिया और उन्हें 2 कमरों की चाबियां सौंपी। सुश्री लॉरेंस, आपको अभी आराम करना चाहिए। मैं मिस्टर स्मिथ को रिपोर्ट करने जाऊंगी। कायरा ने कमरे की चाबी ली, कुछ भी नहीं कहा, दरवाजा खोला और अंदर चली गई और तुरंत बड़े बिस्तर पर लेट गई। सिल्वर्टन, मैं वापस आ गई हूँ। ये सोचते हुए कि कैसे वह कई साल पहले ऐसी दयनीय स्थिति में चली गई थी, उसके दीन ब्राउन ईव्स में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि वह जानती थी कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे और डोनोवन उसे एक सच्चा सदस्य नहीं मानते थे, रोहन अभी भी उसका एकमात्र परिवार था। कायरा ने हमेशा सपना देखा था कि अगर वह कड़ी मेहनत करती है, अपनी पढ़ाई में अव्वल आती है और अपनी ताकत और योग्यता उसे दिखाती है, जो लोग उससे प्यार नहीं करते थे वे कभी भी उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकते थे, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। वह लाभों के आदान प्रदान के लिए एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं थी। टीना अपने कमरे में वापस नहीं लौटी। कायरा के कमरे में फ्रेश होने के बाद वह वापस बाहर निकली। कायरा को बिस्तर पर विचारों में खोया देखकर टीना बिस्तर पर कूद पड़ी। कायरा ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए। टीना ने कायरा की उदासी को नोटिस किया था, लेकिन उसे न देखने का नाटक किया। उसने अपने होंठ काट लिए और कायरा के बगल में लेट गई, पूछती, अरे अब जब हम सुरक्षित सिल्वर्टन पहुंच गए हैं तो तुम्हारी क्या योजना है? क्या ये काम पूरा होते ही तुम चली जाओगी? जा रही हो? हे, कायरा के होंठ ठंडे ढंग से मुड़ गए। चूंकि मैं वापस आ गई, हालांकि सिर्फ 23 साल की उम्र में, कैरा ने कुछ खास परिस्थितियों के कारण क्यूट बनना शुरू कर दिया था। उसने दावा किया कि वह हमेशा एक युवा दिल बनाए रखेगी। हालांकि कैरा के शुद्ध और सुंदर रूप के नीचे एक ऐसा दिल छिपा था जो लंबे समय से दागदार था। कैरा कभी भी एक सरल और मासूम लड़की नहीं थी। यह विषय बहुत खतरनाक हो रहा था और टीना ने विषय बदलने से पहले अपने होंठ चाटे। फिर उस आदमी के बारे में क्या? कैरा ने उसकी ओर देखा। कौन सा आदमी? टीना शरारती ढंग से हंसते हुए कायरा की ओर मुड़ते हुए स्पष्ट भाव से बोला, तुम्हें पता है, वह आदमी जो उस रात तुम्हारे साथ सोया था। वह आदमी। कैरा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। 4 साल बीत चुके थे और वह उसका चेहरा या यहाँ तक कि उसके जाने से पहले उसके आईडी कार्ड पर देखा गया नाम भी याद नहीं कर पा रही थी। उसके लिए वह आदमी उसके जीवन में बस एक गुजरता हुआ अजनबी था, एक अप्रासंगिक व्यक्ति।
वह उसे याद करने की कोशिश में अपने दिमाग की कोशिकाओं को कभी बर्बाद नहीं करेगी। वह आत्महीनता से हंसी और छत की ओर देखने लगी। 4 साल हो गए हैं। अब तक वह शादीशुदा हो सकता है और उसके बच्चे हो सकते हैं, या शायद तब उसका पहले से ही एक परिवार था। अगर हम फिर से मिलते भी हैं तो क्या बदल जाएगा? वह रात बस एक गलती थी। मुझे कौन याद रखेगा? टीना ने सिर हिलाया, उसके शब्दों को काफी उचित पाया। बिस्तर पर लेटे हुए टीना और कैरा ने छत की ओर देखा। कैरा, मैं हमेशा से पूछना चाहती थी कि आपने सीएस लॉरेंस नाम क्यों चुना? यह एक आदमी के नाम की तरह लगता है। क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? कैरा ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। 10 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली उड़ान के बाद वह थक गई थी और सोना चाहती थी। उसकी आवाज़ धीमी और धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। मुझे बस यही लग रहा था कि यह उपनाम लोकप्रिय हो जाएगा। विमान में चढ़ने के बाद से ही विक्रम को लगा कि मी सोहन के साथ कुछ गड़बड़ है। वह व्यक्ति जो हमेशा भावशून्य रहता था, खासकर पिछले 4 सालों में, अब मुस्कुरा रहा था। यह एक दुर्लभ दृश्य था क्योंकि उसे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया था। हालांकि यह कोई स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हंसी नहीं थी, लेकिन उसके पतले होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वह प्रसन्न है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और झिझकते हुए पूछा, मी सोहन, क्या आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ? सोहन ने एक सावधानी से सिलवाया हुआ काला सूट पहना था जिसके नीचे एक सफ़ेद शर्ट थी। एक हल्के भूरे रंग की टाई बिल्कुल सही जगह पर लटकी हुई थी, जो एक सफल व्यक्ति के लिए उपयुक्त परिष्कार और कुलीनता का भाव प्रकट कर रही थी। विशाल सीट पर झुककर उसने अपना हाथ आर्मरेस्ट पर टिकाया, उसकी उंगलियां हल्के से उसके सख्त चेहरे को सहारा दे रही थीं। उसके होठों का चाप अचानक गहरा हो गया। वह वापस आ गई है। विक्रम हैरान था। वह कौन है? सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने विक्रम को बस एक त्वरित, उदासीन नज़र से देखा। विक्रम हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि सोहन उसे पहली बार एक ठंडी और तीखी नज़र से नहीं देख रहा था। विक्रम को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वह व्यक्ति जो श्री सोहन को इतनी खुशी दे सकता है, क्या वह हो सकता है श्री सोहन? है। उसकी उत्सुकता उसकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ झलक रही थी। क्या ये कह रहा है? सोहन ने अपनी जांघ पर हल्के से थपथपाते हुए पुष्टि में बड़बड़ाया। वह न केवल लौटी बल्कि उसने उसे सर भी कहा। हे, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। विक्रम इतना उत्साहित था कि वह खुद को मुश्किल से रोक पाया। वह ऊर्जा से कांप उठा और बोला, ये बहुत अच्छी खबर है। वह आखिरकार वापस आ गई है। एक बार जब हम उससे निपट लेंगे तो हम एस्केलॉन वापस जा सकते हैं। श्रीमती श्री कृष्णा ये जानकर बहुत रोमांचित होंगी कि श्री सोहन जल्द ही घर आ रहे हैं। वह शायद पूरे शहर के लिए 3 दिन और रातों के लिए एक शानदार दावत का आयोजन करेंगी। सोहन ने विक्रम को तीखी नज़र से देखा और विक्रम ने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या उसने कुछ गलत कहा? पूरी यात्रा के दौरान विक्रम ने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर नीचे रखा और अपनी उपस्थिति को कम से कम रखा। जैसे ही वे उतरे, सोहन ने विक्रम को एक आदेश दिया। विक्रम, कायरा के सिल्वर्टन लौटने के पीछे के कारणों की जांच करो। मैं शहर में उसकी हर हरकत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। अगर वह फिर से भागती है तो तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। रोजर दैट, मिस्टर सोहन। विक्रम ने देर करने की हिम्मत नहीं की और वह तुरंत इससे निपटने के लिए चला गया। 30 मिनट बाद कायरा की जानकारी सोहन के टैबलेट पर फिर से दिखाई दी। पता चला कि कायरा आने वाली फिल्म द 25th Hour की पटकथा लेखक थी, एक उपन्यास जो अपने धारावाहिक के दौरान बेस्टसेलर सूची में शीर्ष पर था और लाखों प्रशंसक जुटाए थे। अपने प्री प्रोडक्शन चरण में भी इसने अभूतपूर्व ऑनलाइन चर्चाओं को जन्म दिया था। जब सोहन कायरा की विनम्र प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था, उसकी नज़र अचानक उस कलम पर पड़ी। एक एस लॉरेंस, 2 एस लॉरेंस। विक्रम ने देखा कि कुछ ही सेकंड में मिस्टर सोहन के चेहरे पर कई भाव बदल गए। उनके चेहरे पर पहले प्रशंसा, फिर भ्रम और अंत में उदासी झलकी। विक्रम, इस फिल्म के निर्माता से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि मैं इसमें निवेश करना चाहता हूँ। मैं प्राथमिक निवेशक बनना चाहता हूँ। उसने चाल चली। मिस्टर सोहन ने आखिरकार चाल चली। विक्रम को पता था कि सोहन 4 साल से सिल्वर्टन में कायरा का इंतजार कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि मिस्टर सोहन उसे जाने नहीं देंगे। हा, कायरा, मिस्टर सोहन के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्रू के सदस्यों को जब वे जागे तो उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। सबसे बड़े घरेलू समूह ने अप्रत्याशित रूप से उनकी फिल्म में निवेश करने में रुचि दिखाई और वे बहुत उदार थे। उन्होंने तुरंत 300 मिलियन का निवेश किया। वास्तव में एक समकालीन रोमांस फिल्म के लिए विशेष प्रभावों या भव्य और गहन दृश्यों के बिना इतना पैसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। जो पैसा बस वहीं पड़ा है, उसे निवेश न करना मूर्खता होगी, इसलिए निश्चित रूप से निर्माताओं ने निवेश का स्वागत किया। 19 हालांकि समूह की एक शर्त थी, सभी क्रू सदस्यों को काम फिर से शुरू करने से पहले 3 दिन का ब्रेक लेना होगा।
हमें 3 दिन की छुट्टी, मुफ्त खाना, मुफ्त ड्रिंक, मुफ्त मनोरंजन और यहाँ तक कि पैसे भी मिले। ये लॉटरी जीतने जैसा है। विज्ञापन प्रोजेक्ट मेकओवर लोगों की मदद करने के लिए बेहद जरूरी मेकओवर दें। बहुत सारे क्लोज में से चुने, हो सकता है कि बिग बॉस सिर्फ अमीर और भोला हो। हा, अगर वह अमीर और भोला मालिक मुझे ढेर सारा पैसा देना चाहता है तो मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगी। कायरा भावशून्य चेहरे के साथ उनकी बातचीत सुन रही थी। 3 दिन की छुट्टी उसके लिए अच्छी बात थी। अगर उन्हें छुट्टी नहीं भी मिलती तो भी वह मिस्टर स्मिथ से 1 दिन की छुट्टी मांग लेती। कल उसके लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, वह अनुपस्थित नहीं रह सकती थी। ठीक है, जब ऐसा है। उसने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। तो मैं छुट्टी पर जाऊंगी। क्रू के सदस्य, चाहे वह निर्माता हो या मिस्टर स्मिथ, कायरा के साथ बहुत दयालुता से पेश आए। आखिरकार उसके साथ कॉपीराइट शुल्क पर बातचीत करते समय उसने सिर्फ इसलिए कीमत नहीं बढ़ाई क्योंकि उसका उपन्यास लोकप्रिय हो गया था। इसके अलावा जीन्स और टी शर्ट की उसकी साधारण पोशाक और उसकी युवा उपस्थिति के कारण उन्होंने उसके साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे वह एक छोटी लड़की हो। सुश्री लॉरेंस, बड़े बॉस विशेष रूप से क्रू के सभी लोगों को एक छुट्टी रिजॉर्ट में आमंत्रित कर रहे हैं। क्या आप वाकई हमारे साथ नहीं आ रही हैं? कैरा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मुझे बहुत खेद है, मी स्मिथ। मैं आपके साथ शामिल होना चाहूंगी, लेकिन मुझे कल एक कार्यक्रम में भाग लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का समय बढ़िया बीतेगा। उसने खुशी से उन पर हाथ हिलाया, फिर मुड़कर अपना बैग लेकर चली गई। मुड़ते ही उसकी चमकदार मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी गहरी भूरी आंखों में बर्फीली चमक आ गई। रेतीले रंग की लिपस्टिक से रंगे उसके होंठ एक ठंडी चाप में मुड़े हुए थे। पिताजी, मैं आपको एक शानदार उपहार देने आई हूँ। क्या आप तैयार हैं? सिल्वर्टन का सबसे शानदार 5 सितारा होटल मेहमानों से भरा हुआ था, जो खुशी खुशी टोस्ट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। अपनी सबसे छोटी बेटी की सगाई की दावत के लिए रोहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। न केवल उसने पूरे होटल को भारी कीमत पर आरक्षित किया, बल्कि उसने सिल्वर्टन के सभी प्रमुख परिवारों को उदारतापूर्वक निमंत्रण भी दिया। हालांकि निमंत्रण मिलने से उपस्थिति की गारंटी नहीं मिलती थी। कुछ छोटे व्यवसाय के मालिक अभी भी रोहन को सम्मान दिखाने के लिए बाध्य महसूस करते थे क्योंकि उनकी बेटी करिश्मा डोनोवन की सगाई शिवा मॉर्गन से हुई थी, जो कि मॉर्गन परिवार का उत्तराधिकारी है, जो सिल्वर्टन के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। करिश्मा सगाई की दावत में सबसे खूबसूरत बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने गाउन पर कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने आलिया से एक सीमित संस्करण वाली लग्जरी पोशाक खरीदने के लिए कहा, जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक थी। झील के नीले रंग की शाम की पोशाक उसके कारूस को पूरी तरह से गले लगा रही थी और लंबी स्कर्ट उसके पीछे एक शाही ट्रेन की तरह लटक रही थी। वाह करिश्मा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, ये गाउन बहुत महंगा लग रहा है। करिश्मा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम आज दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। अपनी सहेलियों की चापलूसी सुनकर करिश्मा का अहंकार तुरंत संतुष्ट हो गया। वह विनम्रता से मुस्कुराई, ओह बस करो, मैंने बस थोड़ा सा सज धज कर तैयार हो गई। थोड़ा सा तैयार होकर और तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। हे भगवान, हम बाकी लोगों के पास क्या मौका है। ये सही है, तुम साधारण कपड़े पहनकर भी बहुत खूबसूरत लगती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि शिवा तुम्हारे लिए पागल हो गया है। वह किसी और से शादी नहीं करेगा। हा, जबकि लड़कियां करिश्मा की तारीफों की बौछार कर रही थीं, उच्च वर्ग की महिलाओं के बीच एक अलग तरह की बातचीत चल रही थी। डोनोवन वाकई दिलचस्प है। उनकी सबसे बड़ी बेटी 4 साल के लिए गायब हो गई और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अपनी सगाई के लिए इतनी शानदार दावत भी दी। क्या रोहन को दोषी महसूस नहीं होता? बिल्कुल, हर कोई जानता है कि कायरा की सगाई जन्म से ही शिवा से हुई थी। वे बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए, लेकिन अंत में शिवा की सगाई कायरा की छोटी बहन करिश्मा से हुई। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित है। ठीक है, मुझे संदेह है कि कायरा का गायब होना डोनोवन की ओर से जानबूझकर किया गया था। कई महिलाओं ने अपना ध्यान उस महिला की ओर लगाया जिसने आखिरी बार बात की थी, उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? महिला ने अपनी शराब पी और मुस्कराते हुए कहा, रोहन ने कायरा के बाद दोबारा शादी कर ली कि मां का निधन हो गया। तस्वीर में सौतेली मां के होते हुए वह उसे कैसे प्यार और ध्यान दे सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। कई महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। ये समझ में आता है। आलिया शुरू से ही कायरा से छुटकारा पाने की योजना बना रही होगी ताकि उसकी बेटी उसकी जगह ले सके और मॉर्गन परिवार में शादी कर सके। ऐसा करने के लिए उसे 4 साल पहले अवसर मिल गया होगा। क्या? महिलाओं में से एक ने आश्चर्य में अपना मुंह ढकते हुए हौंफते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं? कायरा पहले ही मर चुकी है। जब कोई 4 साल तक बिना किसी निशान के लापता हो तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? कई महिलाओं ने जानकार निगाहों का आदान प्रदान किया। तभी एक लंबा आंकड़ा दरवाजे से अंदर चला आया। बंद उसने एक शानदार सीमित संस्करण झील नीले गाउन पहना था। हर कोई उसकी शक्ल देखकर दंग रह गया।
वह इस अध्याय के लिए टिप्पणियां BINANCE P2P पढ़ना जारी रखें। OPKR ट्रेडिंग जोड़ी का उपयोग करते समय लेनदेन शुल्क वह कोई और नहीं बल्कि डोनोवन की सबसे बड़ी बेटी कायरा थी, जो 4 साल से लापता थी। सदमे के बीच उच्च वर्ग की महिलाओं ने एक दिलचस्प बात देखी। जब मैंने अभी करिश्मा को देखा तो मुझे लगा कि वह सुंदर है, लेकिन अब जब कायरा ने वही पोशाक पहनी है तो करिश्मा उसकी तुलना में फीकी है। बिल्कुल, एक जैसे कपड़े पहनना मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि कौन इसे बेहतर ढंग से पहन सकता है। करिश्मा में कायरा जैसे कर्व्स नहीं हैं। और बस इतना ही नहीं, करिश्मा परिपक्व और आकर्षक दिखने के लिए भारी मेकअप करती है, लेकिन कायरा स्वाभाविक रूप से दीप्तिमान है, जो उसके युवा आकर्षण को बढ़ाती है। वास्तव में करिश्मा कायरा से कई साल बड़ी लगती है। कुलीन महिला खुश हुई और बोली, कायरा की उपस्थिति के साथ हम एक अच्छे शो के लिए तैयार हैं। करिश्मा ने उनकी बातचीत सुन ली और उसकी आंखों में मलिया की झलक दिखाई दी। उसने अपनी खूबसूरती पर बहुत मेहनत की थी, आज रात सबको मात देने और शिवा को अपनी खूबसूरती से और भी अधिक मोहित करने का इरादा था। फिर भी कायरा की अचानक उपस्थिति ने सुर्खियां बटोर लीं। पिछले 4 सालों में कायरा मौत से कैसे बच गई? कायरा, मुझे पता था कि तुम आ जाओगे। करिश्मा सबसे पहले कायरा के पास गई और प्यार से उसके हाथों में हाथ डाला। बाहर वालों को ऐसा लगा जैसे वे करीबी और प्यार करने वाली बहनें हैं। करिश्मा के अभिनय कौशल ने पिछले 4 सालों में नई ऊंचाइयों को छुआ था जब से उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। कायरा ने करिश्मा की बांह पर हाथ रखते हुए मंद मंद मुस्कुराए। आज मेरी सगाई का दिन है, इसलिए निश्चित रूप से मैं यहाँ आऊंगी। अगर उन्हें कोई शो करना ही था तो शायद वे इसे साथ में ही करें। देखते हैं कौन पहले टूटता है। दरअसल करिश्मा के चेहरे के रंग एक पल में कई बार बदल गए। अपने मुंह के कोने को अजीब तरह से खींचते हुए उसने बेपरवाही से कायरा की बांह छोड़ दी। कायरा, मजाक करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कायरा ने अपने बालों का एक ताला अपने कान के पीछे लगाने के लिए अपना हाथ उठाया और एक शर्मीली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हर कोई जानता है कि शिवा और मेरी सगाई बचपन से ही है। हमने इसे कभी नहीं तोड़ा। इसलिए चूंकि आज हमारी सगाई हो रही है, इसलिए यह उसके और मेरे बीच है। जिस क्षण कायरा दिखाई दिया, आलिया जानती थी कि मुसीबत आने वाली है। कायरा की टिप्पणियों से अपनी बेटी को चुप होते देख उसने अपना सुंदर शॉल ठीक किया और एक उच्च समाज की महिला की तरह उसके पास गई। कायरा, तुमने शिवा को तब दिल तोड़कर रख दिया जब तुम दूसरे आदमी के साथ भाग गई और 4 साल के लिए गायब हो गई। ये केवल करिश्मा की मदद से ही संभव हो पाया कि वह आगे बढ़ पाया। अब जब शिवा और करिश्मा साथ हैं तो तुम अचानक दुखी हो। तुम अपनी बहन के लिए इतनी स्वार्थी और असमर्थ कैसे हो सकती हो? क्या तुम उसके लिए खुश नहीं हो सकती? करिश्मा ने अपने होंठ काटे, इतना अन्याय महसूस करते हुए कि वह लगभग रोने लगी। उसने आलिया के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ प्लीज रुको। ये सब के सामने मत कहो। कायरा उस समय छोटी थी और उसे एक आदमी ने धोखा दिया था। तुम्हें ये बातें उससे नहीं कहनी चाहिए, खासकर इतने सारे लोगों के सामने। यह उसके लिए अच्छा नहीं है। क्या? तो कायरा दूसरे आदमी के साथ भागने के लिए गायब हो गई। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि जब कायरा लापता हो गई थी तब डोनोवन ने उसकी खोज क्यों नहीं की। पता चला कि यह एक पारिवारिक रहस्य था जिसे वे उजागर नहीं होने देना चाहते थे। करिश्मा वास्तव में दयालु है। कायरा द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बावजूद वह वास्तव में उसका बचाव कर रही है। तस तस डोनोवन ने इस बच्चे का पालन पोषण वास्तव में अच्छी तरह से किया है। अपने चारों ओर की चर्चाओं को सुनकर आलिया बेहद प्रसन्न हुई। इस छोटी सी शरारती कायरा ने करिश्मा को चुनौती देने का साहस किया। वह सुनिश्चित करेगी कि कायरा की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए और वह फिर कभी नहीं उठ पाए। माँ बेटी की जोड़ी को सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते देख कायरा उनकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं सकी। ओह, तो यह ऐसा था। कायरा ने अपनी भौं को ऊपर उठाया, अपनी नाजुक ठुड्डी को चुटकी बजाते हुए। मुझे याद है कि उस समय किसी ने मुझे एक कप कॉफ़ी दी। क्या ये हो सकता है कि मैं गलत याद कर रही हूँ? आलिया ने कायरा को बुरी तरह घूर कर देखा। डोनोवन और श्री आनंद के अलावा 4 साल पहले की घटना के बारे में किसी को नहीं पता था। आलिया ने शुरू में श्री आनंद के साथ कायरा की पवित्रता को अपवित्र करने का इरादा किया था, लेकिन कायरा भागने में कामयाब हो गई थी। वह कायरा को स्थिति बदलने का एक और मौका नहीं देगी। कायरा, हम समझते हैं कि तुमने अतीत में कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। हम तुम्हें वापस पाकर खुश हैं और जो कुछ हुआ उसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। हालांकि आज तुम्हारी बहन और शिवा की सगाई की दावत है और अगर तुम कोई तमाशा न करो तो हम इसकी सराहना करेंगे। आलिया के शब्द सच्चे लग रहे थे, लेकिन कोई भी बता सकता था कि कायरा को उस आदमी ने छोड़ दिया था और वह घर लौट आई थी। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। विज्ञापन बंद करें। प्रोजेक्ट मेकओवर। प्रोजेक्ट मेकओवर लोगों की मदद करने के लिए बेहद जरूरी मेकओवर दें।
बहुत से विकल्पों में से चुने घर आने के बाद उसे पता चला कि उसके पूर्व मंगेतर की उसकी ही बहन से सगाई हो रही थी, जिसके कारण ईर्ष्या हुई और उसके बाद उसका रिश्ता टूट गया। इसलिए कायरा चाहे जो भी कहे, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये रणनीति अचूक थी। करिश्मा ने चुपके से उसकी जांघ पर चुटकी काट ली, जिससे उसकी आंखें एक पल में लाल हो गईं। करिश्मा ने चुपके से उसकी जांघ पर चुटकी काट ली, जिससे उसकी आंखें एक पल में लाल हो गईं। उसके गालों पर 2 आंसू लुढ़क गए। बहन, मुझे पता है कि आप अभी असहज महसूस कर रही हैं, लेकिन आप ही थी जिन्होंने सबसे पहले हमें धोखा दिया था। कायरा की ओर सबकी निगाहें तिरस्कार और क्रोध से भरी हुई थीं। कायरा अविश्वसनीय रूप से स्वार्थी और बेपरवाह है। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और दूसरे आदमी के साथ भाग गई, और अब वह अपनी ही बहन से ईर्ष्या करती है। वह आज यहाँ विशेष रूप से परेशानी खड़ी करने आई है क्योंकि वह अपनी बहन को खुश नहीं देख सकती। बिल्कुल, एक महिला जो उसके जैसे प्यार में बेवफा होती है, उसे अक्सर प्राचीन काल में कड़ी सजा दी जाती थी। उसे निर्वासित किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है, या यहाँ तक कि मार भी दिया जा सकता है। इससे भी अधिक घृणित बात यह है कि उसने वास्तव में करिश्मा जैसी ही पोशाक पहनी हुई है। उसका दिल वास्तव में गंदा है। करिश्मा दुखी है। भले ही आज उसकी सगाई हो जाए, लेकिन उसकी बहन के घोटाले की छाया हमेशा उसके सिर पर मंडराती रहेगी। स्थिति अब नियंत्रण में थी और आलिया को संतुष्टि की भावना मजबूत होती हुई महसूस हुई। एक बार आज का दिन खत्म हो जाने के बाद सिल्वर्टन में कायरा की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अपने सभ्य और उचित दिखावे के बावजूद उच्च समाज की महिलाएं और सामाजिक लोग निजी तौर पर सबसे उत्साही गपशप करने वाले थे। ये घटना उनके बीच जंगल की आग की तरह जल्दी ही फैल गई। उनका प्रदर्शन देखने के बाद कायरा के माथे पर हल्की सी सिलवटें पड़ गईं। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में इसे गलत याद किया है। आलिया कायरा को हटाने के लिए हाथ हिलाया। ठीक है कायरा, बस इतना ही काफ़ी है। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही कायरा ने अचानक उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। चूंकि मुझे ये गलत याद है, तो क्यों ना हम सब मिलकर 4 साल पहले की घटना को याद करें। क्या? आलिया ने स्थिति को पूरी तरह से समझा नहीं था जब उसने देखा कि सभी की निगाहें उसके पीछे लगी स्क्रीन पर जा रही थीं। वह घबरा कर पीछे मुड़ी तो देखा कि स्क्रीन जिस पर करिश्मा और शिवा की प्यारी तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, अब एक वीडियो दिखा रही थी। ये स्पष्ट रूप से निगरानी फुटेज थी और स्थान उस रात का होटल कॉरिडोर था। कॉरिडोर में 2 पुरुष और एक महिला दिखाई दिए जो अंत में प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर चल रहे थे। मिस्टर आनंद, निश्चिंत रहें, वह मेरी बेटी है। वह थोड़ी जिद्दी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह अभी भी कुंवारी है। एक बार जब महिलाओं को यह अनुभव हो जाता है तो वे छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी और विनम्र हो जाती हैं। बिल्कुल मिस्टर आनंद। साथ ही युवा महिलाओं के स्वस्थ गर्भधारण और स्वस्थ शिशुओं को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, मैं पहले उसे देखूंगी। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं रिवर्टन में प्रोजेक्ट डोनोवंस को दे दूंगी। आलिया सदमे से पीली पड़ गई। घबराते हुए वह चिल्लाई, रोहन, जल्दी से बैकस्टेज जाओ। रोहन ने उसकी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया। वह पहले ही बैकस्टेज भाग चुका था। इसे किसने लीक किया? वीडियो किसने लीक किया? इसे जल्दी से बंद करो। बैकस्टेज स्टाफ घबराया हुआ था, उनके माथे से पसीना बह रहा था और उनकी उंगलियां माउस पर दौड़ रही थीं। हालांकि माउस अनुत्तरदायी बना रहा, अपनी जगह पर अटका रहा। कुछ गड़बड़ है, कंप्यूटर में वायरस है। ये कैसे हो सकता है? रोहन का गुस्सा भड़क गया और उसने अपनी हथेली मेज पर पटक दी। उसने झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए और जल्दी से पावर बटन की ओर बढ़ा। लेकिन चाहे उसने कितना भी जोर लगाया हो, कंप्यूटर स्थिर रहा, वीडियो लगातार चलता रहा। स्पीकर से कायरा को पकड़ने के बारे में आलिया के शब्दों को सुनते हुए उसका दिल चिंता से उसकी छाती में धड़कने लगा। उसका चेहरा शर्मिंदगी और डर से लाल हो गया। उसे क्या करना चाहिए? अगर आज उसकी बेटी को बेचने की खबर बाहर आ गई तो यह न केवल उसके लिए बल्कि उसकी कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा घोटाला होगा। वहाँ बहुत सारे मेहमान मौजूद थे और यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। अचानक स्नैप के साथ कंप्यूटर स्क्रीन काली हो गई। रोहन आश्चर्य से देखा तो शिवा हाल ही में अनप्लग की गई बिजली की तार पकड़े हुए था। मैं समझ गया। रोहन ने हंसते हुए शिवा के कंधे को फिर से थपथपाया। इस दामाद से काफ़ी संतुष्ट था। जब वे बैकस्टेज से बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि बाहर चीज़ें पहले ही गड़बड़ हो चुकी थीं। हालांकि शिवा ने कंप्यूटर की पावर कॉर्ड खींच ली थी, लेकिन इच्छित फुटेज पहले ही चल चुकी थी। रोहन द्वारा अपनी बेटी को बेचने की खबर से मेहमान हैरान और हतप्रभ रह गए। हे भगवान, इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसा दुष्ट पिता है। अपने हितों की खातिर उसने वास्तव में अपनी बड़ी बेटी को मिस्टर आनंद, उस बूढ़े आदमी को बेच दिया। आलिया ने दावा किया कि कायरा किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। हालांकि कायरा ने तुरंत इस वीडियो के साथ उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा।
मैं खुद भी थप्पड़ की चुभन महसूस कर सकता था। और फिर करिश्मा है। मुझे वास्तव में पहले लगा कि वह एक सभ्य व्यक्ति है, लेकिन वह अपनी माँ के साथ अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश रचने में शामिल हो गई। कितना दुर्भावनापूर्ण दिल। मुझे लगता है कि करिश्मा का शिवा के साथ पहले भी प्रेम संबंध रहा होगा। आखिरकार उसकी मां ने कायरा की मां के पति को चुराया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि करिश्मा कायरा के पति को चुरा लेगी। शिवा भी अच्छा आदमी नहीं है। रोहन का चेहरा लाल हो गया जब उसने मेहमानों को उंगलियां दिखाते और फुसफुसाते हुए देखा। वह अब और अपना संयम नहीं रख सका। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे समझाने दो। कायरा मुस्कुराते हुए चली गई और प्यार से अपना हाथ रोहन के हाथ में जोड़ दिया। पिताजी, चिंता मत करो। उन्हें समझाने के लिए अपना समय लो। रोहन, वह चिंता कैसे न करे। वह जल्दी में कैसे न हो। आज रात सगाई का भोज निश्चित रूप से जारी नहीं रहने वाला है, ये देखते हुए कि चीजें कैसे बदल गई हैं। रोहन जानता है कि भविष्य में उसे दूसरों द्वारा उपहास और डांट का सामना करना पड़ेगा और वह इतना चिंतित है कि उसका पेट मरोड़ रहा है। इस समय वह वास्तव में चाहता था कि वह कायरा को ऐसी एक बेवफा बेटी होने के लिए मौत के घाट उतार दे। कायरा ने रोहन और आलिया को मेहमानों को समझाने की अथक कोशिश करते हुए देखा, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। उसे ये दृश्य काफी संतोषजनक लगा। कायरा ने निराशा में आह भरी। पिताजी, मुझे वास्तव में आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप व्यस्त हैं और आपके पास अभी मेरी बात सुनने का समय नहीं है। रोहन वह वास्तव में कायरा का मुंह बंद करने के लिए टेप का एक टुकड़ा इस्तेमाल करना चाहता था। वह बहुत चिंतित था, फिर भी वह अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही थी। कायरा ने अपने कंधे उचकाए, फिर शिवा की ओर मुड़ी और आंख मारी। शिव, वही पुराना नियम। कल शाम 5 बजे तुम्हारे घर पर। ये कहने के बाद कायरा ने खेल खेल में शिवा की ओर हाथ हिलाया, मुस्कुराई और जाने के लिए मुड़ी। शिवा ने उसकी गर्वित आकृति को देखा और अचानक महसूस किया जैसे उसने उसे कभी सही मायने में जाना ही नहीं था। क्या यह अभी भी वही कायरा थी जो विनम्र हुआ करती थी, कभी जवाब नहीं देती थी या पलटकर बात नहीं करती थी? ये कहने के बजाय कि शिवा कायरा के साथ बड़ा हुआ, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह करिश्मा के साथ बड़ा हुआ। जब कायरा बहुत छोटी थी, उसकी मां का निधन हो गया था, और जब वह उसे देखती भी थी तो कायरा को चाय पानी परोसने और नौकरों की तरह व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसलिए शिवा की नज़रों में वह कायरा को नीची नज़र से देखता था। लेकिन आज का कायरा अलग लग रहा था। शिवा, करिश्मा ने ईर्ष्या से शिवा का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका ध्यान कायरा से हटा दिया। तुम कायरा के इतने करीब कब से हो गए? अभी भी पुराने नियमों से चिपके हुए हो तुम दोनों। शिवा ने अपना ध्यान वापस लाया और प्यार से करिश्मा के हाथ थपथपाए। करिश्मा, क्या तुम्हें पहले से ही मेरे और उसके बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता है? कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके अभी के शब्द हमें उकसाने के लिए थे, है न? मैं। करिश्मा ने मुंह बनाते हुए अपने शब्द अपनी जीभ पर रखे लेकिन वापस निगल लिए। उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। शिवा ने मुस्कराते हुए कहा, फिर उसने अपना सिर फिर से घुमाया और कायरा की आकृति को देखा। हालांकि कायरा पहले ही जा चुकी थी और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। करिश्मा अपनी तीखी नज़रों से इस पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में क्रूरता की झलक झलक रही थी। एडी फूडपैंडा पहले ऑर्डर पर 250 रुपये की छूट। कोड PHLAORDER फूडपैंडा पहले ऑर्डर पर 250 रुपये की छूट। कोड PHLAORDER अभी ऑर्डर करें बंद। जैसे ही कायरा कार में बैठी, टीना की उत्तेजना काबू में नहीं रही। कायरा के सीट बेल्ट बांधने का इंतजार किए बिना उसने उत्सुकता से पूछा, कायरा, कैसा लगा? क्या तुम्हारे पापा को तुम्हारा दिया हुआ तोहफा पसंद आया? रोहन की विस्फोटक प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर कायरा हल्के से हंसी। ऐसा लगता है कि उसे यह काफी पसंद आया। बंद, हा हा हा। टीना ने अपनी नोटबुक पीछे की सीट पर फेंक दी, दोनों हाथ ऊपर उठाए और कायरा की ओर जोर से अपनी उंगलियां रगड़ी। चूंकि उसे यह इतना पसंद आया, तो क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सराहना करनी चाहिए? उसे उंगलियों से पैसे गिनते देख कायरा ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और बोली, आज का भुगतान करने से पहले आप पहले अपनी ट्यूशन का भुगतान क्यों नहीं कर देते? हो, टीना का छोटा सा चेहरा तुरंत उतर गया, उसका मुंह लगभग आसमान तक पहुंच गया। कायरा, भले ही आपने मुझे IT कौशल सिखाए, मैंने अभी बहुत प्रयास किया है, आप जानते हैं। मेरे बिना वीडियो चलाने के लिए कौन अपने कंप्यूटर को हैक करेगा? और कोई भी वीडियो नहीं। इसने आलिया और रोहन को मारा, जहां ये सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता था। ठीक है, कायरा ने कार शुरू की। मैं आपको इस महीने एक बोनस दूंगी जो आपको संतुष्ट करेगा। मुझे पता था कि आप सबसे अच्छी हैं, कायरा। टीना इतनी खुश थी कि वह नाचना चाहती थी। यदि कायरा ड्राइविंग नहीं कर रही होती तो वह कायरा के चेहरे को खींचकर उसे एक बड़ा चुंबन देना चाहती। कायरा ने उसे तिरछी नज़र से देखा। पैसे कमाने की लत लग गई है न? नहीं नहीं, टीना ने बार बार हाथ हिलाए। मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। सोचो, उन 2 परिवारों का सामना करने के लिए अकेले जाना।
वे तुम्हें बुरी तरह से तोड़ सकते हैं। अगर तुम मुझे साथ ले जाओगी तो कम से कम मैं तुम्हें सिग्नल देने के लिए बाहर इंतजार तो कर सकती हूँ। कायरा ने सड़क पर सीधे आगे देखा, उसके होंठ आधी मुस्कान में मुड़े हुए थे। हे, अगर मुझे सिग्नल की ज़रूरत है तो मैं एक कुत्ता साथ लाऊंगी। क्या उसे नहीं पता था कि टीना को पैसे से थोड़ा लगाव है? फिर भी वह केवल मजाक में बोल रही थी। वह टीना को उन अप्रिय मामलों में शामिल नहीं करना चाहती थी जो हो सकते थे। रोहन निर्दयी और चालाक था। कायरा को चिंता थी कि अगर वह घिरा हुआ महसूस करता है तो वह उसके आसपास के लोगों पर हमला करेगा। कायरा हमेशा टीना के साथ नहीं थी और टीना की सुरक्षा के लिए रोहन और उसके साथियों को टीना के अस्तित्व के बारे में नहीं बताना सबसे अच्छा था। अगली दोपहर 5 बजे कायरा अपनी कार चलाकर समय पर शिवा के घर पहुंची। पार्किंग के बाद उसने गौर से देखा कि लगभग 20 मीटर दूर एक काली बेंटले मुलसेन खड़ी थी। कार के अंदर लोग थे। हालांकि कायरा उनके चेहरे साफ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि एक जोड़ी गहरी, अविचल आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा, इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए, और घंटी बजाने के लिए अपना हाथ उठाया। मॉर्गन्स के हाउसकीपर ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही वह भावहीनता से बोली, मिस्टर शिवा अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे आइए। कायरा हाउसकीपर के पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर चली गई, अचानक एक अज्ञात वस्तु सीधे उसके चेहरे की ओर उड़ी। उसकी गहरी भूरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने लापरवाही से अपना सिर झुका लिया, आसानी से उससे बच गई। जिसने वस्तु फेंकी थी वह रोहन था। ये देखकर कि उसने कायरा को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसने हताशा में कॉफी टेबल पर थप्पड़ मार दिया। तुम सच में एक अच्छी बेटी हो जिसे मैंने पाला है। हो, तुमने मुझे और डोनोवंस को बर्बाद कर दिया है। इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है? आलिया ने उसकी अगुवाई में कहा। कायरा, तुम एक कृतघ्न कमीनी हो। भले ही तुम मुझे पसंद न करो। कल कायरा के चले जाने के बाद रोहन और आलिया दोनों के पास अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। आज उन्हें लगा कि बाहर निकलते समय लोग उन्हें अलग नज़र से देख रहे थे और उनके पीछे लगातार उनके बारे में कानाफूसी की जा रही थी। अब जब कायरा सामने आ गई थी तो वे अपने अंदर के गुस्से को दबा नहीं सकते थे। वे चाहते थे कि वे कायरा को वहीं पर फाड़ दें। कायरा उनकी प्रतिक्रियाओं से बेपरवाह रही, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी। शिवा की अभिव्यक्ति भी बहुत सुखद नहीं थी। कायरा, यहाँ कोई और नहीं है। चलो सीधे बात करते हैं। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई भावना नहीं रही। तुमने कल करिश्मा के साथ मेरी सगाई खराब कर दी। मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कृपया अब मुझे तंग करने या परेशान करने मत आना। हम सभी तर्कसंगत और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कायरा बिना किसी हिचकिचाहट के सोफे पर बैठ गई। उसकी मुस्कुराहट उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को प्रकट कर रही थी। उसने एक व्यावसायिक लहजे में कहा, मुझे दुखी जोड़े को पीटना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तुमने ये स्पष्ट कर दिया है कि तुम क्या चाहते हो, तो चलो इस बारे में बात करते हैं। चलो सगाई तोड़ देते हैं और मोगन और मेरी माँ की वसीयत से मुआवजे पर चर्चा करते हैं। तुम बदमाश हो। वसीयत का जिक्र सुनते ही रोहन का गुस्सा भड़क उठा। वह उठकर कायरा के पास गया और उसे ऊपर से डांटा। कायरा, तुमने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है और तुम में मेरे सामने वसीयत का मुद्दा उठाने की हिम्मत है। शिवा ने भी नाराजगी में भौहें से कोड़ी। हमने अभी अभी सगाई रद्द की है। तुम्हें कौन सा मुआवजा चाहिए? रोहन और शिवा ने कायरा को शिकारी निगाहों से देखा, जैसे वे किसी भी पल उस पर झपटने के लिए तैयार हों। भले ही कायरा ने खुद को मजबूत और अडिग रहने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन वह अपने पिता की उपस्थिति में असहजता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई, जो एक शक्तिशाली और निर्दयी व्यक्ति थे। ये बचपन से मिले सख्त व्यवहार से उपजा एक सहज डर था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हाउसकीपर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। ये देखकर कि यह कौन था, हाउसकीपर स्तब्ध रह गई, पीछे मुड़ी और कमरे में मौजूद लोगों को चिल्लाकर कहा, मिस्टर सोहन, मिस्टर कृष्णा आ गए हैं। कमरे में मौजूद हर कोई मिस्टर सोहन, ये 3 शब्द सुनकर चौंक गया, सिवाय कायरा के। रोहन ने कई साल व्यापारिक दुनिया में बिताए थे, लेकिन उसका वास्ता केवल छोटे मोटे उद्यमियों से ही था। उसे खुशामद और चापलूसी का आदी था। सोहन जैसा कोई, जो एक शीर्ष घरेलू व्यवसायी था, उसकी हैसियत से बाहर था। सोहन का नाम सुनते ही वह पीला पड़ गया और हकलाने लगा। वह बड़ी मुश्किल से शब्द बोल पा रहा था। मिस्टर सोहन, वह कैसे आया? शिवा ने कुछ देर सोचा और कहा, मिस्टर डोनोवन, घबराए नहीं। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मेरे माता पिता को पता चल गया था कि मैं आज कायरा से सगाई तोड़ दूंगा। चूंकि वे शहर से बाहर गए हुए हैं और वापस नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने परिवार के बड़ों से कहा कि वे आकर चीजें देखें। कृष्णा की पत्नी करिश्मा थी, लेकिन वह एक संपार्श्विक शाखा से दूर की रिश्तेदार थी। उसे सोहन का दूर का चचेरा भाई माना जा सकता है, जो मुख्य परिवार की शाखा से है। इस संबंध पर भरोसा करते हुए मॉर्गन्स को श्री कृष्णा का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे वे सिल्वर्टन में अछूत बन गए।
यही कारण था कि रोहन और आलिया ने करिश्मा की शादी शिवा से करने पर जोर दिया। रोहन ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए शिवा के कंधे को थपथपाया। ठीक है, मैं समझ गया। चलो, हम साथ में श्री सोहन का स्वागत करेंगे। कायरा ने एक भान उठाए, उस नए आने वाले के बारे में उत्सुकता जिसने रोहन को अपना संयम खो दिया था। जो व्यक्ति रोहन को इस हद तक डरा सकता है, वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि ये व्यक्ति शिवा को कायरा पर दबाव बनाने में मदद करने के लिए यहाँ था। खैर, वह जो भी था, कायरा डर नहीं रहा था। कायरा ने शिवा और आलिया को देखा, फिर बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। वे चारों जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर चले गए। कायरा के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत और अविचल थी। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सफ़ेद शर्ट के बटन थोड़े खुले हुए थे, जिससे उसकी कॉलरबोन की झलक दिख रही थी। उसने संयम की आभा बिखेरी, फिर भी उसकी शर्ट के बटन और खोलने की इच्छा को रोकना मुश्किल था, मानो कोई छिपा हुआ दृश्य उजागर कर रहा हो। अपने आत्मसंयम से परे उसने एक लुभावना और कामुक आकर्षण बिखेरा। उस आदमी की आंखें गहरी और भेदने वाली थीं, उसकी नाक मजबूत और तीखी थी, और उसके होंठ पतले और दृढ़ थे। ये सभी विशेषताएं एक परिपक्व और विशिष्ट मर्दाना आकर्षण बनाने के लिए संयुक्त थीं। करिश्मा पूरी तरह से दंग रह गई। उसने पहले कभी इतना सुंदर और करिश्माई आदमी नहीं देखा था। शिवा ने चुपके से उसका हाथ खींचा और सम्मानपूर्वक संबोधित किया। करिश्मा अवाक रह गई। मिस्टर कृष्णा, क्या हो रहा था? वे उसे मिस्टर कृष्णा क्यों कह रहे थे? आलिया ने देखा कि करिश्मा सोच में खोई हुई थी और उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाला। फिर रोहन के साथ उसने नए मेहमान का अभिवादन किया। मिस्टर सोहन। एडलग बेदाग त्वचा का राज अपनी त्वचा को तुरंत चमक और चिकनी उपस्थिति दे। कुछ बंद सोहन ने एक उदासीन हम के साथ जवाब दिया, अपना पैर उठाया और कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही वह कायरा के पास से गुजरा, उसने सीधी निगाह आगे की ओर बनाए रखी और खुद को विशाल सोफे पर बैठ गया। हालांकि सोफा 3 लोगों के लिए काफी बड़ा था, शिवा और रोहन ने बैठने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसके बगल में खाली सोफे पर भी नहीं। वे सभी सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े थे, जैसे नौकर किसी राजा की सेवा कर रहे हों जिसने अभी अभी अपना सिंहासन संभाला हो। बंदो कायरा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। जो लोग अभी अभी धमकी दे रहे थे, वे अब बहुत डरपोक थे। वास्तव में वे सभी गुंडे थे जो कमजोरों का शिकार करते थे। लेकिन यह आदमी, जिसे शिवा मिस्टर कहकर संबोधित करता था, कृष्णा, इतने युवा दिखते हो। और वह असाधारण रूप से सुंदर भी था। कायरा को लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। थोड़ी देर तक कोई भी नहीं बोला, जब तक कि घर की नौकरानी नहीं आए और उसने सम्मानपूर्वक सोहन को चाय की पेशकश की। श्रीमान, श्री सोहन, कृपया कुछ चाय लें। सोहन ने कॉफ़ी टेबल पर चाय के प्यालों पर नज़र डाली, फिर लापरवाही से अपना हाथ अपने पैर पर रख दिया। जैंडी, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। तुम जारी रख सकते हो। अपनी छोटी उम्र के बावजूद सोहन की आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व थी। जिस तरह से उसने शिवा को जैंडी कहा, उससे पता चलता था कि उसमें एक बुजुर्ग का व्यवहार था। यहाँ तक कि रोहन, जो बहुत बड़ा और अनुभवी था, सोहन की उपस्थिति में 1 या 2 पीढ़ी छोटा लग रहा था। शिवा के चेहरे पर अपेक्षाकृत तनाव था। उसने कायरा की ओर देखा और पिछली बात जारी रखी। कायरा, जब हमारे परिवारों ने बचपन की सगाई तय की थी, तो ये केवल एक मौखिक समझौता था। अधिक से अधिक आदान प्रदान का एक टोकन था। अब जब हम सगाई तोड़ रहे हैं तो मैं तुम्हें मुआवजा क्यों दूं? जबकि अन्य लोग सोहन से डर सकते थे, कायरा निश्चित रूप से नहीं थी। भले ही उस आदमी की आभा पूरे कमरे में भर गई थी, कायरा अप्रभावित रही। सबसे पहले, हमारे परिवारों ने बचपन की सगाई इसलिए तय की थी क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। जीवन बचाने वाला उपकार किसी भी चीज़ से बड़ा होता है, और अगर इसे शादी के माध्यम से चुकाया नहीं जाता है, तो क्या इसे भौतिक रूप से चुकाया जाना चाहिए? शिवा के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने जोर देकर कहा, उस समय तुम्हारी माँ को किसी मुआवजे की जरूरत नहीं थी। यह मेरी माँ का अपराध था जिसने उसे इस सगाई को मुआवजे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारी माँ दयालु थी। अगर वह अभी भी यहाँ होती, भले ही हम सगाई तोड़ देते, तो वह मेरे परिवार से कुछ भी नहीं मांगती। उसके शब्दों से पता चलता था कि कायरा के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे। कायरा ने झुंझलाहट के साथ हंसी। हे, अगर मेरी माँ अभी भी यहाँ होती, तो उसे निश्चित रूप से उन सभी वर्षों पहले तुम्हारी माँ को बचाने का पछतावा होता, ये देखते हुए कि तुम कितने कृतघ्न और धोखेबाज हो गए हो। कायरा ने अचानक शिवा को ठंडे अंदाज में देखा। 4 साल पहले तुम मेरे स्कूल में रुके थे और मुझे घर छोड़ने की पेशकश की थी। मेरे पास तुम पर शक करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी दी हुई कॉफ़ी पी ली। इससे मैं बेहोश हो गया और जब मैं उठा तो मैं एक होटल के बिस्तर पर था। तुम और डोनोवन ने मुझे उस घटना के लिए फंसाया। क्या तुम्हें मुझे इसके लिए मुआवजा नहीं देना चाहिए?
उसके शब्द वज्रपात की तरह लगे। शिवा, रोहन और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस समय हर कोई उस घटना में शामिल था, किसी ने भी निर्दोष होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की। सोहन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसने होटल से निगरानी फुटेज की समीक्षा की थी, लेकिन विवरणों की जांच नहीं की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बेवफाई, तोड़फोड़ और जबरदस्ती से जुड़ा एक नाटक होगा। सोहन ने अपने बगल में खड़े शिवा को देखा। जैंडी, क्या तुमने वाकई ये सब किया है? शिवा का चेहरा कुछ ही सेकंड में नीले और लाल रंग में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला, पर एक भी शब्द नहीं निकला। वह सचमुच फंस गया था, सोहन के सामने झूठ बोलने में असमर्थ। ऐसा लगता है कि यह सच है। सोहन ने चाय का कप उठाया, सतह पर तैर रही चाय की पत्तियों पर नज़ाकत से फूंक मारी और अपनी नज़र ऊपर उठाई। उसकी भावशून्य आंखें कायरा के चेहरे पर पड़ी। तुम चाहती हो कि वह तुम्हें किस तरह से मुआवजा दे? कायरा ने निडरता से उसकी नज़रों का सामना किया और प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया। मुझे मॉर्गन समूह में 10% शेयर चाहिए। क्या? शिवा इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग अपनी जगह पर ही कूद पड़ा। मॉर्गन समूह में 10% शेयर? कायरा, तुम हमें लूट क्यों नहीं लेते? सोहन ने उसे तीखी नज़र से देखा, जिससे शिवा चुप हो गया। शिवा बटेर की तरह वहीं खड़ा रहा, एक और शब्द बोलने से डर रहा था। मोगन के सबसे बड़े बेटे के रूप में उनके पास मोगन समूह में केवल 8% शेयर थे। फिर भी सोहन वास्तव में कायरा को 10% देने के लिए सहमत हो रहा था। इस व्यवस्था के साथ, भले ही वह अपने परिवार की फटकार से बच जाए, उसके पिता निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। रोहन ने चुपके से शिवा की आस्तीन खींची और उसे आंख मारी, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस्टर सोहन तुम्हारा समर्थन करने आए थे? बंद। रोहन ने चुपके से शिवा की आस्तीन खींची और उसे आंख मारी, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस्टर सोहन तुम्हारा समर्थन करने आए थे? शिवा निराश और गुस्से में था। उसने अपने दांत भींचे और सगाई तोड़ने के परिणामों के बारे में सोचा। उसका गुस्सा उबल पड़ा और वह बोल पड़ा, अगर ऐसा है तो पढ़ना जारी रखें। 18 या 3 पामोलिव के लिए विज्ञापन छोड़ें, अभी खरीदें मुलायम चमकती त्वचा नोटमेलेट बंद करें। ऑक्सीडी अध्याय 7। श्री सोहन की मदद। आलिया ने झल्लाहट में घूर कर देखा। शिव। वह बोलने ही वाली थी कि उसने चाय के प्याले के ढक्कन को उठाने की आवाज़ सुनी। स्पष्ट आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन यह उसे चुप कराने के लिए पर्याप्त थी। उसका मुंह तुरंत ही चिंता में बंद हो गया। करिश्मा ने घायल भाव से शिवा को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। शिव। हालांकि करिश्मा जानती थी कि अमीर परिवारों में प्यार अक्सर अस्थिर होता है, फिर भी वह इस बात से आहत थी कि शिवा ने 1 दशक से अधिक समय तक साथ रहने के बाद भी उससे शादी करने की बात करना छोड़कर कायरा से शादी करने की बात इतनी आसानी से कर दी। वह उसके लिए क्या मायने रखती थी? क्या वह मॉर्गन समूह में 10% हिस्सेदारी से कम मूल्य की थी? शिवा भी क्रोधित था, लेकिन वह अपने पिता द्वारा दंडित नहीं होना चाहता था या मॉर्गन समूह के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति नहीं खोना चाहता था। उसने अपने दांत भींचे और कहा, कायरा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शेयरों के बारे में भूल जाओ। हे, कायरा ने व्यंग्य किया, तुम शादी करना चाहती हो और मैं नहीं करना चाहती। मिस्टर कृष्णा। शिवा सोहन की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुमने सुना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। सोहन ने भौहें उठाईं, उसके पतले होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे। क्या तुम्हारी माँ ईशा ने तुम्हें यही सिखाया है? उसकी आवाज़ हल्की थी, बिल्कुल फटकार नहीं, लेकिन इसने शिवा को अचंभित कर दिया। तुमने अपनी बहन को धोखा दिया, बेवफाई दिखाए। तुमने उसे कॉफ़ी में नशीला पदार्थ दिया और उसे दूसरे आदमी के बिस्तर पर भेज दिया, अन्यायपूर्ण काम किया। तुम्हारे जैसे बेवफा और अन्यायी आदमी के रहते कौन सी मूर्ख महिला तुमसे शादी करना चाहेगी? करिश्मा। उसे ऐसा क्यों लगा कि मी सोहन उसे परोक्ष रूप से डांट रहे थे? मी। कृष्णा ने दृढ़ स्वर में कहा, मामला तय हो गया है। सगाई टूट गई है। कैरा को मुआवजे के रूप में मॉर्गन समूह के शेयरों का 10% मिलेगा। सोहन ने किसी को भी आपत्ति करने का मौका दिए बिना फैसला सुनाया। हालांकि शिवा अनिच्छुक और अनिच्छुक था, लेकिन वह केवल अपने दांत पीसकर इसे स्वीकार कर सकता था, भले ही उसे अपना अभिमान निगलना पड़े। यहाँ तक कि उसके पिता और माँ के होते हुए भी वे सोहन की बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, खासकर उसकी पीढ़ी के किसी व्यक्ति के लिए। कायरा कुछ हैरान थी। उसने सोहन से इतना समझदार होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि सोहन शिवा का समर्थन करने के लिए यहाँ आया है, लेकिन वह इतने तार्किक ढंग से बोल रहा था कि उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सोहन की नज़र एक बार फिर कायरा के चेहरे पर पड़ी। क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? कायरा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, अब जब ये हल हो गया है तो मैं मोगन के साथ अपने मुद्दों को सुलझा हुआ मानती हूँ। मैं बंद नहीं करूंगी इस तथ्य को फिर से सामने लाएं कि मेरी माँ ने शिवा की माँ को बचाया था। जैसे ही वह बोल रही थी, कायरा अचानक रुक गई, उसकी नज़र रोहन पर पड़ी। हालांकि मेरे पास एक और मामला है। रोहन बिल्कुल जानता था कि कायरा क्या कहना चाह रही थी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। कायरा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इसे बहुत दूर मत ले जाओ।
कायरा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, अल्फा वेंचर्स की स्थापना मेरी माँ ने की थी। जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने एक वसीयत छोड़ी जिसमें उनके 51% शेयर को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, 25% आपके लिए और 26% मेरे वयस्क होने के बाद। मैं अब 23 साल की हूँ, जिसका मतलब है कि मैं वयस्क हूँ। इसलिए आपको मुझे कंपनी में मेरा हिस्सा दे देना चाहिए। रोहन का सिर गुस्से से धड़क रहा था। कायरा को फंसाने के लिए उसने आलिया के साथ साजिश इसलिए की थी। सोहन, उन्होंने सोहन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, यह एक पारिवारिक मामला है, जैसा कि आप जानते हैं। रोहन का मतलब स्पष्ट था कि वह नहीं चाहता था कि सोहन उसके पारिवारिक मामलों में शामिल हो। सोहन ने भौहें उठाईं, सीधे खड़े हो गए। वास्तव में यह आपका पारिवारिक मामला है, मॉर्गन से संबंधित नहीं। मुझे लगातार सुनते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहन ने राहत की सांस ली। सोहन के चले जाने के बाद उसके पास बिना हस्तक्षेप किए कायरा से निपटने के तरीके थे। वह चापलूसी करते हुए आगे बढ़ा, मिस्टर सोहन, मुझे आपके साथ चलने की अनुमति दें। जैसे ही वह कायरा के पास से गुजरा, सोहन अचानक रुक गया। बहस करने से वह मामला हल नहीं होगा जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। हर कोई मेरे जितना समझदार नहीं होता। कायरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या वह जा नहीं रहा था? उसके साथ यह साझा करने का उद्देश्य क्या था? विज्ञापन बंद करें, बेदाग त्वचा का रहस्य, अपनी त्वचा को तुरंत चमक और चिकनी उपस्थिति दें। कायरा के अचंभित भाव को देखते हुए सोहन ने अपने होठों को दबाया और अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। चूंकि आपकी मां ने वसीयत छोड़ी है, इसलिए इसे संभालने का सबसे कुशल तरीका एक वकील से परामर्श करना है। बिजनेस कार्ड पर एक प्रमुख वकील का नाम और उसकी संपर्क जानकारी थी। कायरा तुरंत समझ गई। उसने हाथ बढ़ाया और इसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद। रोहन निराश होकर उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह एक बार फिर शिवा की ओर देखने के लिए मुड़ा और मन ही मन पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मिस्टर सोहन तुम्हारा साथ देने आए हैं? उसे ऐसा क्यों लगा कि जब से सोहन इस दुनिया में आया है, वह कायरा की मदद कर रहा है? रोहन और यहाँ तक कि शिवा ने भी देखा था कि यह बुजुर्ग कायरा का पक्ष ले रहा है। लेकिन सोहन कायरा की इतनी मदद क्यों कर रहा था? ये देखकर कि सोहन जाने वाला है, कायरा खड़ी हो गई। तुम सही हो, मैं वसीयत का मामला वकील पर छोड़ती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी रोमांटिक चर्चाओं में बाधा डालने के लिए नहीं रहूंगी। वह चलकर सोहन के पास आ गई और खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रोहन हक्का बक्का रह गया। कायरा 4 साल से लापता थी और उसने आखिरकार उससे भिड़ने का मौका पा लिया था। फिर भी वह इस तरह जा रही थी। जब वकील उसे ढूंढने आया तो वह दिखाई भी नहीं दी। फिर वह कायरा को कैसे धमकाएगा और डराएगा? वह तेजी से उन्मत्त हो गया। उसने अपनी आंखों से आलिया और शिवा को संकेत दिए। शिवा अभी कायरा को जाने नहीं देना चाहता था। वह उसकी ओर कुछ कदम बढ़ा, लेकिन सोहन उसके बगल में खड़ा रहा और बोला, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। शिवा, हेक्टर, रोहन, आलिया। हालांकि वे कायरा को रोकने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर सोहन के सामने कौन परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा, और कौन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पीछे रहने की हिम्मत करेगा जो मिस्टर सोहन के साथ चल रहा हो? वे केवल अनिच्छा से देख सकते थे क्योंकि कायरा और सोहन उनकी आंखों के सामने से चले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, कायरा खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। हाहा, मैंने अपने पापा को पहले कभी इतना पराजित नहीं देखा। सोहन ने उसकी ओर तिरछी नज़र से देखा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके होठों के कोने धीरे से मुड़ गए। कायरा वास्तव में खुश थी। जब वह आज यहाँ आई थी तो उसने एक कठिन लड़ाई का सामना करने की उम्मीद की थी। अगर यह पूरी तरह से टकराव में तब्दील न होता तो वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। अप्रत्याशित रूप से सोहन के आने से चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ीं और उसने वह भी प्राप्त किया जो वह चाहती थी। कुछ बार हंसने के बाद उसने अपने पतले हाथ से सोहन के कंधे को हल्के से थपथपाया। धन्यवाद, सर। C2 कुछ बार हंसने के बाद उसने अपने पतले हाथ से सोहन के कंधे को हल्के से थपथपाया। धन्यवाद, सर। सर, कायरा को उस दिन हवाई अड्डे पर हुई उनकी मुलाकात याद आ गई थी। सोहन ने अपने कंधे पर रखे छोटे हाथ की ओर देखा, उसकी गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शिव, मुझे मिस्टर कृष्णा कहते हैं। वह और आप समकक्ष हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अनौपचारिक है? आलिया ने झल्लाहट में घूर कर देखा। शिवा, वह बोलने ही वाली थी कि उसने चाय के प्याले के ढक्कन के खुलने की आवाज़ सुनी। ये स्पष्ट आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसे चुप कराने के लिए काफ़ी थी। उसका मुंह तुरंत ही घबराहट में बंद हो गया। करिश्मा ने आहत भाव से शिवा को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। शिवा, हालांकि करिश्मा जानती थी कि अमीर परिवारों में प्यार अक्सर अस्थिर होता है, फिर भी वह इस बात से आहत थी कि शिवा ने 1 दशक से ज़्यादा समय तक साथ रहने के बाद इतनी आसानी से उससे शादी करने की बात करना छोड़कर कायरा से शादी करने की बात कर ली। वह उसके लिए क्या मायने रखती थी? क्या वह मॉर्गन समूह में 10% हिस्सेदारी से कम की कीमत की थी?
शिवा भी क्रोधित था, लेकिन वह अपने पिता से सजा नहीं पाना चाहता था या मॉर्गन समूह के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति नहीं खोना चाहता था। उसने अपने दांत भींचे और कहा, कायरा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शेयरों के बारे में भूल जाओ। हे, कायरा ने व्यंग्य किया, तुम शादी करना चाहती हो और मैं नहीं। मिस्टर कृष्णा, शिवा ने सोहन की ओर देखा, तुमने सुना है न? ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। बात यह है कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब वह शादी रद्द करना चाहती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं है। सोहन ने भौहें उठाईं, उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। क्या तुम्हारी माँ ईशा ने तुम्हें ऐसे ही सिखाया है? उसकी आवाज़ हल्की थी, बिल्कुल फटकार नहीं, लेकिन इसने शिवा को हक्का बक्का कर दिया। तुमने अपनी ही बहन को धोखा दिया, बेवफाई दिखाए। तुमने उसे कॉफ़ी में नशीला पदार्थ मिलाकर दूसरे आदमी के बिस्तर पर भेज दिया, यह अन्यायपूर्ण काम था। तुम्हारे जैसे बेवफा और अन्यायी आदमी के होते हुए कौन सी मूर्ख महिला तुमसे शादी करना चाहेगी? करिश्मा, उसे ऐसा क्यों लगा कि मिस्टर सोहन उसे परोक्ष रूप से डांट रहे थे? मिस्टर कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, मामला तय हो गया है। सगाई टूट गई है। कैरा को मुआवजे के रूप में मॉर्गन समूह के शेयरों का 10% मिलेगा। सोहन ने किसी को भी आपत्ति करने का मौका दिए बिना फैसला सुनाया। हालांकि शिवा अनिच्छुक था, लेकिन वह केवल अपने दांत पीसकर इसे स्वीकार कर सकता था, भले ही उसे अपना अभिमान निगलना पड़े। यहाँ तक कि उसके पिता और माँ के साथ भी वे सोहन की बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर उसकी पीढ़ी के किसी व्यक्ति के लिए। कैरा कुछ हैरान थी। उसने सोहन से इतना उचित व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि सोहन यहाँ शिवा का समर्थन करने के लिए था, लेकिन वह इतने तार्किक ढंग से बोल रहा था कि उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सोहन की नज़र एक बार फिर कायरा के चेहरे पर पड़ी। क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? कायरा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, अब जब ये हल हो गया है तो मैं मोगन के साथ अपने मुद्दों को सुलझा हुआ मानती हूँ। मैं इस तथ्य को फिर से नहीं लाऊंगी कि मेरी माँ ने शिवा की माँ को बचाया था। जैसे ही उसने कहा, कायरा अचानक रुक गई, उसकी नज़र रोहन पर चली गई। हालांकि मेरे पास एक और मामला है। रोहन अच्छी तरह से जानता था कि कायरा क्या इशारा कर रही थी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। कायरा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इसे बहुत दूर मत ले जाओ। कायरा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, अल्फा वेंचर्स की स्थापना मेरी माँ ने की थी। जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें उनके 51% शेयर को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, 25% आपके लिए और 26% मेरे वयस्क होने के बाद। मैं अब 23 साल का हूँ, जिसका मतलब है कि मैं वयस्क हूँ। इसलिए आपको मुझे कंपनी का मेरा हिस्सा दे देना चाहिए। रोहन का सिर गुस्से से धड़क रहा था। उसने आलिया के साथ मिलकर कायरा को फंसाने की साजिश इसलिए रची थी ताकि कायरा के हिस्से के शेयर खुद के लिए सुरक्षित कर सके। हालांकि वह अतीत को सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन वह कायरा को आसानी से शेयर नहीं देने वाला था। मिस्टर सोहन, उसने सोहन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, यह एक पारिवारिक मामला है। जैसा कि आप जानते हैं। रोहन का मतलब स्पष्ट था, वह नहीं चाहता था कि सोहन उसके पारिवारिक मामलों में शामिल हो। सोहन ने भौहें उठाईं, सीधे खड़े हो गए। वास्तव में ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मॉर्गन से संबंधित नहीं है। मुझे लगातार सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहन ने राहत की सांस ली। सोहन के जाने के बाद उसके पास बिना किसी हस्तक्षेप के कायरा से निपटने के तरीके थे। वह चापलूसी करते हुए आगे बढ़ा, मिस्टर सोहन, मुझे आपके साथ चलने की अनुमति दें। जैसे ही वह कायरा के पास से गुजरा, सोहन अचानक रुक गया। बहस करने से वह मामला हल नहीं होगा जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था। हर कोई उतना समझदार नहीं होता जितना मैं हूँ। कायरा ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या वह जा नहीं रहा था? उसके साथ यह साझा करने का उद्देश्य क्या था? एडी क्लोज बेदाग त्वचा का राज अपनी त्वचा को तुरंत चमक और चिकनी उपस्थिति दे। उसके स्तब्ध भाव को देखते हुए सोहन ने अपने होंठ सिकुड़े और जेब में हाथ डाला। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। चूंकि तुम्हारी माँ ने वसीयत छोड़ी है, इसलिए इसे निपटाने का सबसे कारगर तरीका एक वकील से सलाह लेना है। बिजनेस कार्ड पर एक प्रमुख वकील का नाम और उसका संपर्क विवरण लिखा था। कायरा तुरंत समझ गई। उसने आगे बढ़कर इसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद। रोहन निराश हो गया, उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह एक बार फिर शिवा की ओर देखने लगा और मन ही मन पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मिस्टर सोहन तुम्हारा समर्थन करने आए हैं? उसे ऐसा क्यों लगा कि जब से सोहन इस क्षेत्र में आया है, वह कायरा की मदद कर रहा है? रोहन और यहाँ तक कि शिवा ने भी देखा था कि यह बुजुर्ग कायरा का पक्ष ले रहा है। लेकिन सोहन कायरा की इतनी मदद क्यों कर रहा था? ये देखकर कि सोहन जाने वाला है, कायरा खड़ी हो गई। तुम सही हो, मैं वसीयत का मामला वकील पर छोड़ती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रोहन अवाक रह गया। कायरा 4 साल से लापता थी और उसे आखिरकार उससे भिड़ने का मौका मिल ही गया था।
फिर भी अब वह ऐसे ही जा रही थी। जब वकील उसे ढूंढने आया तो वह दिखाई भी नहीं दी। फिर वह कायरा को कैसे धमकाएगा और डराएगा। वह और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसने आंखों से आलिया और शिवा को संकेत दिए। शिवा अभी कायरा को जाने नहीं देना चाहता था। वह उसकी ओर कुछ कदम बढ़ा, लेकिन सोहन उसके पास खड़ा रहा और बोला, ठीक है, साथ चलते हैं। शिवा, रोहन, आलिया, हालांकि वे कायरा को रोकने के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक की भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर सोहन के सामने कौन परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा, और मिस्टर सोहन के साथ चल रहे किसी व्यक्ति के साथ कौन पीछे रहने की हिम्मत करेगा। वे बस अनिच्छा से देख सकते थे कि कायरा और सोहन उनकी आंखों के सामने से चले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, कायरा खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगी। हा, मैंने अपने पिता को पहले कभी इतना पराजित नहीं देखा। सोहन ने एक तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके होठों के कोने धीरे से मुड़े हुए थे। कायरा वाकई बहुत खुश थी। आज जब वह यहाँ आई थी तो उसे एक कठिन लड़ाई का सामना करने की उम्मीद थी। अगर यह पूरी तरह से टकराव में नहीं बदल जाता तो वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। अप्रत्याशित रूप से सोहन के आने से चीज़ें बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगी और उसे वह भी मिल गया जो वह चाहती थी। कुछ बार हंसने के बाद उसने अपने पतले हाथ से सोहन के कंधे को हल्के से थपथपाया। धन्यवाद सर। C2 कुछ बार हंसने के बाद उसने अपने पतले हाथ से सोहन के कंधे को हल्के से थपथपाया। धन्यवाद सर। कायरा को उस दिन एयरपोर्ट पर हुई उनकी मुलाकात याद आ गई थी। सोहन ने अपने कंधे पर रखे छोटे हाथ को देखा, उसकी गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शिव, मुझे श्री कृष्ण कहते हैं। वह और तुम एक ही उम्र के हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा अनौपचारिक है? कायरा मुस्कुराई, उसकी आंखें दो अर्धचंद्राकार हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे खींच लिया और अपना सिर थोड़ा झुकाकर सोहन की आंखों में देखा। मेरा शिवा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं उसे सहकर्मी क्यों कहूँ? आज कायरा ने रोहन और शिवा के साथ बातचीत के दौरान अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए जानबूझकर एक सफ़ेद कैजुअल शर्ट पहनने का फैसला किया था। हालांकि उसका पहनावा एक पेशेवर रूप की ओर झुका हुआ था, सोहन की नज़र में वह अभी भी एक अनुभवहीन युवा लड़की की तरह लग रही थी। यह उसकी दो साफ पानी भरी आंखों के कारण था जो पूरी तरह से पारदर्शी थीं, किसी भी अशुद्धता से मुक्त, जैसे कि उनमें इस दुनिया की सबसे शुद्ध चीज़ हो। सोहन ने कायरा को अलग अलग पोशाकों में देखा था, सेक्सी काले रेशमी पजामा से लेकर कैजुअल शर्ट और पेशेवर पोशाक तक। वह सेक्सी या मासूम, सावधान या लापरवाह दिख सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उसकी मासूमियत झलकती थी। आंखों की वह जोड़ी इतनी कोमल थी कि उसका दिल खुजलाने लगी। उसने जानबूझकर एक सख्त भाव बनाया। तुम्हारे पिताजी भी मुझे मिस्टर सोहन कहते हैं। तो क्या? कायरा ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। आप इतने जवान और अच्छे दिखने वाले हैं, अगर मैं आपको मिस्टर सोहन कहूं तो क्या इससे आप बुरे नहीं लगेंगे? सोहन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मैं अच्छा दिखने वाला हूं। ये वर्णन कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। जब लोग किसी आदमी की प्रशंसा करते हैं तो वे आमतौर पर हैंडसम, आकर्षक, क्लोव या डैशिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब कायरा ने यह कहा तो यह अच्छा दिखने वाला क्यों हो गया? कायरा ने सिर हिलाया। हाँ, आप अच्छे दिखने वाले हैं। आप सबसे खूबसूरत आदमी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। तभी कायरा का फ़ोन अचानक बज उठा। उसने इसे निकाला और देखा कि यह टीना का फ़ोन था। वह शायद अब तक चिंता से पागल हो रही थी। कायरा ने सोहन की ओर अपना फ़ोन लहराया। सर, आज के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकलती हूँ। कायरा अपनी जगह पर रुक गई और पलटकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, मानो वह वाकई उससे आभार व्यक्त करने की उम्मीद कर रहा था। उसने वास्तव में उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने एक पल के लिए गंभीरता से सोचने का नाटक किया, फिर उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराए। चलो किसी और समय डिनर करते हैं। एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात के अलावा वे दोनों एक दूसरे को बमुश्किल ही जानते थे। उनके पास एक दूसरे का संपर्क विवरण भी नहीं था, चाहे वह फ़ोन नंबर हो या व्हाट्सएप संपर्क। कायरा की प्रतिक्रिया काफ़ी औपचारिक थी। उसे दूर जाते देख सोहन हल्के से मुस्कुराया। फिर वह मुड़ा और पास ही में एक बेंटले मुल्सेन की ओर चल दिया। जब विक्रम ने उसे आते देखा तो वह जल्दी से कार से बाहर निकला और उसके लिए बंद पिछला दरवाजा खोला। मिस्टर सोहन। उस संबोधन को दोबारा सुनना सोहन को कुछ अप्रिय लगा। उसे कायरा का सर संबोधन मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से अधिक सहज लगा। हालांकि कार में कदम रखने से पहले वह केवल थोड़ी देर रुका। उसने अपना फ़ोन निकाला। यदि वह सचमुच कायरा को 26% शेयर दे भी दे तो वह चेयरमैन के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। केवल उस अतिरिक्त 1% के साथ कायरा उनकी जगह ले सकती थी। वह उनसे कंपनी हड़पने की कोशिश कर रही थी। वह दुष्ट कायरा बहुत लालची हो रही है। वह मॉर्गन समूह के 10% शेयर मान रही है और अल्फा वेंचर्स को हड़पने की कोशिश कर रही है। उसे इतने सारे शेयरों की क्या ज़रूरत है?
आलिया अपने गपशप भरे मुंह से कायरा को कोसती रही। उसके बाहर कोई जंगली आदमी होगा। उसकी बुद्धि के साथ वह संभवतः अपने करीबी पर यह सब नहीं ला सकती, मेरी विरासत। वह चिल्लाती रही, लेकिन कमरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने निराशा में शिवा को देखा। शिवा, तुमने कहा था कि मिस्टर सोहन तुम्हारा समर्थन करने आए हैं। क्या हो रहा है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी माँ का नंबर डायल किया। जब कॉल का जवाब दिया गया तो सबसे पहले ईशा की चिड़ी हुई आवाज़ आई, जैंडी, तुम कायरा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भले ही तुम उसे पसंद न करते हो, लेकिन तुम्हें उसे इस तरह से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। शिवा को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने आवाज़ लगाई, माँ। ईशा पिछली घटनाओं से अनजान थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसका बेटा करिश्मा को पसंद करता है और चूंकि कायरा लंबे समय से गायब थी, इसलिए उसने चुपचाप शिवा और करिश्मा को एक साथ रहने की मंजूरी दे दी थी। अगर सोहन का हालिया फ़ोन नहीं आया होता तो ईशा को पता नहीं चलता कि उसके बेटे ने कुछ ऐसा अपमानजनक काम किया है। वह गुस्से में थी, मुझे माँ मत कहो, मैंने तुम्हारे जैसा बेटा पैदा नहीं किया। शिवा ने ईशा से शिकायत करने का इरादा किया था, लेकिन उसे इसके बजाय चिल्लाना पड़ा। उसने आह भरी, माँ, अब मुझे डांटने में बहुत देर हो चुकी है। क्या आप मुझे घर पर चाचाओं और दादा दादी को ये समझाने का कोई तरीका सोचने में मदद कर सकती हैं? आपको क्या समझाना है? ईशा ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारे पिता को पहले से ही पता है कि तुमने क्या किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैरा को अपने शेयर देने होंगे और वह जानते हैं कि तुमने क्या किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैरा को अपने शेयर देने होंगे और वह शेष 2% अपने हिस्से से काट लेंगे। आज से तुम अपने दम पर हो। हम तुम्हारे क्रेडिट कार्ड और कार ले रहे हैं और हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। शिवा विनती करना और माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन ईशा ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, फिर अपने हाथों से अपना सिर ढकते हुए सोफे पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। उसके क्रेडिट कार्ड और कार जब्त कर लिए जाने और उसके परिवार द्वारा वित्तीय सहायता से वंचित कर दिए जाने के कारण ऐसा लग रहा था कि वे उसे कगार पर धकेल रहे थे। गिरते हुए फ़ोन के ज़ोरदार प्रभाव ने रोहन, आलिया और करिश्मा को चौंका दिया। विज्ञापन बंद करें, हमारी सूची 2023 में 7 अवश्य जाने वाले रेस्टोरेंट। मियामी की संस्कृति के सार का थोड़ा सा स्वाद लेने के लिए हम खाने के लिए कुछ जगहों की सलाह देते हैं। गाइड फ्रेम खांसी जीनियस गाइड मियामी में अवश्य आजमाए जाने वाले स्थान। और जाने तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ खड़े हो गए। शिव, देर हो रही है, हमें अब निकल जाना चाहिए। रोहन के अपनी बात खत्म करने के बाद करिश्मा ने जल्दी से कहा, शिव, जब तुम उपलब्ध होगे तो मैं तुमसे मिलूंगी। आज रात अपना ख्याल रखना। शिवा ने निराशा में अपना हाथ हिलाया और वे जल्दी से चले गए। एक बार जब वे बाहर निकले तो करिश्मा ने पूछा, माँ, मैंने श्रीमती मॉर्गन को ये कहते हुए सुना कि वे शिवा के सभी सामान जब्त कर रहे हैं, के कार्ड और कारें, और वे अब उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि मॉर्गन्स अब उसकी परवाह नहीं करेंगे? आलिया ने उसे घूर कर देखा, निराश। ईशा बस उसे डराने के लिए ऐसा कह रही थी। आखिरकार शिवा उसका सबसे बड़ा बेटा है। करिश्मा, आपको ऐसे समय में शिवा के साथ रहना चाहिए। इस तरह वह आप पर और भी अधिक भरोसा करेगा। करिश्मा ने तर्क समझा, लेकिन माँ, क्या होगा अगर श्रीमती मॉर्गन सच कह रही थीं? क्या होगा अगर मॉर्गन्स वास्तव में अब शिवा की परवाह नहीं करेंगे? इस संभावना के बारे में सोचकर आलिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने जल्दी से एक समाधान सोच लिया। आपको उसे दिलासा देना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। यदि 1 या 2 साल बाद भी मॉर्गन्स को परवाह नहीं है तो आप अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। करिश्मा 1 या 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन 1 या 2 महीने फिर भी संभव थे। करिश्मा बाहरी तौर पर सहमत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही एक अलग योजना बना रही थी। 3 दिन की छुट्टी के बाद क्रू उच्च उत्साह और बेहतर मूड के साथ वापस लौटा। उद्घाटन समारोह के बाद आधिकारिक फिल्मांकन शुरू हुआ। कायरा ने स्क्रिप्ट पकड़ी और इस फिल्म की महिला प्रधान एलेना के साथ दृश्य पर चर्चा की। एक पल में आप कमरे में प्रवेश करेंगे। मयंक एक तौलिया में लिपटे हुए बाहर आएंगे। बहुत ज्यादा मोहग्रस्त न दिखें, बस प्रशंसा दिखाएं। फिर कायरा अपनी बात पूरी करने से पहले टीना अचानक चिल्लाए, आह आह आह। टीना के विस्मय ने कायरा और एलेना को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने आगे की ओर इशारा किया। टीना के इशारे के बाद उन्होंने पुरुष प्रधान मयंक वुड को देखा, जो शर्टलेस और केवल एक तौलिया पहने हुए कुछ ही दूरी पर खड़े थे। टीना ने कहा, मयंक का शरीर अद्भुत है। कायरा ने अपने सहायक के व्यवहार से काफ़ी शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने माथे पर हाथ रखा। न केवल वह पैसे के लिए थोड़ा जुनूनी थी, बल्कि वह एक मोहक प्रशंसक भी थी। टीना, उसने असहाय होकर आह भरी। क्या आप कृपया अधिक परिपक्व अभिनय कर सकती हैं? टीना ने उछलकर कायरा की बांह को गले लगा लिया। मैं अपरिपक्व नहीं हूँ।
मैं तो बस मयंक को देखने के लिए उत्साहित हूँ, सबसे खूबसूरत अभिनेता। उसकी छाती की मांसपेशियां और एब्स कमाल के हैं। एलेना खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। सुश्री लॉरेंस, आप ऐसा कहती हैं जैसे आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। क्या ये हो सकता है? वह रुकी, कायरा को चंचल ढंग से आंख मारी और आगे बोली, सुश्री लॉरेंस, क्या आपने इस तरह की चीज़ों का काफ़ी अनुभव किया है? बेशक, कायरा ने ऐसी चीज़ें पहले भी देखी थीं। हालांकि वह अब उस आदमी का चेहरा याद नहीं कर सकती थी, फिर भी वह उसकी संपूर्ण काया को याद कर सकती थी, खासकर उसके आकर्षक पेट के वक्र। सुश्री लॉरेंस, निर्माता को अभी अभी बिग बॉस का फ़ोन आया है। उन्हें लगता है कि स्क्रिप्ट में कई समस्याएं हैं और वे चाहते हैं कि आप तुरंत आएं। स्क्रिप्ट में समस्या? कायरा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या बिग बॉस ने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी? निर्देशक को इस बात का पता नहीं था। उसने आह भरते हुए कहा, 3 दिन पहले निर्माता ने स्क्रिप्ट भेजी थी। कौन जानता है कि उन्होंने वास्तव में इसे पढ़ा है या नहीं? क्या देश के सबसे बड़े समूह के बिग बॉस को इस फिल्म की लोकप्रियता के कारण चतुर नहीं होना चाहिए था और उन्होंने इसमें निवेश नहीं किया था? इतनी बड़ी हस्ती ने पैसा लगाया था और उसे बस इंतजार करना था फिल्म रिलीज होने और अपने मुनाफे का हिसाब लगाने के लिए। वह स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए इतना स्वतंत्र क्यों होगा? कायरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मी स्मिथ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आज का काम पूरा होने के बाद मैं वहां जाकर स्थिति के बारे में पता लगाऊंगा। चलो अभी शूटिंग पर ध्यान दें। मी स्मिथ ने अपना सिर हिलाया। ये काम नहीं करेगा, मिस लॉरेंस। उन्होंने कहा कि अगर आपकी स्क्रिप्ट के मुद्दे हल नहीं हुए तो हमें शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरा क्रू इंतजार में फंस गया है। एक बार जब आप स्क्रिप्ट की समस्याओं का समाधान कर देंगे तो हम शूटिंग जारी रख सकते हैं। कायरा पूरी तरह से अवाक थी। क्या उस बड़े बॉस ने वाकई स्क्रिप्ट को समझा था? कैरेट, क्या वह जानबूझकर उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहा था? क्रू के लिए समय बहुत कीमती था। एलेना और मयंक के पास व्यस्त कार्यक्रम थे। अगर ये देरी जारी रही तो वह नहीं जानती कि उन्हें कैसे समझाए। उसने अनिच्छा से सहमति जताई, स्क्रिप्ट को इकट्ठा किया। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। श्री स्मिथ ने कैरा को एक बिजनेस कार्ड दिया जिस पर बड़े बॉस का नाम, फ़ोन नंबर और कंपनी का पता लिखा था। कैरा ने कार्ड पर नज़र डाली। सोहन श्री कृष्णा। नाम कुछ हद तक जाना पहचाना लगा। हालांकि कैरा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया, अपनी कार में बैठी और बिजनेस कार्ड पर लिखे पते पर चली गई। पैरागॉन ग्रुप का मुख्य मुख्यालय एस्केलॉन में था, जबकि सिल्वर्टन में शाखा बस एक शाखा थी। हालांकि पिछले 4 वर्षों में सिल्वर्टन शाखा काफ़ी बढ़ गई थी, जो एक छोटी सी कंपनी से कार्यालय स्थान किराए पर देने वाली एक बड़ी कंपनी में बदल गई थी, जिसके पास शहर के केंद्र में सबसे शानदार वाणिज्यिक इमारत थी। इस 88 मंजिला इमारत के सामने खड़े होकर कैरा ने ऊपर देखा और अपनी आंखों को तेज धूप से बचाया। 300 मिलियन का शुरुआती निवेश एक बड़ी कंपनी और एक महत्वपूर्ण बॉस का संकेत देता है। रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचकर उसने विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि श्री कृष्णा का कार्यालय किस मंजिल पर है? रिसेप्शनिस्ट ने उस पर नज़र डाली, टी-शर्ट, जीन्स और सफ़ेद स्नीकर्स पहने लड़की को नापते हुए। वह ज़्यादा से ज़्यादा एक छात्रा की तरह दिख रही थी, शायद एक ताज़ा कॉलेज ग्रेजुएट। क्या उसने वाकई सोचा था कि वह मिस्टर कृष्णा से इतनी आसानी से मिल सकती है? रिसेप्शनिस्ट की आंखें लगभग उसके सिर के ऊपर तक घूम गईं। मिस्टर कृष्णा ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलते जो उनसे मिलना चाहता है। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? इस तरह का तिरस्कारपूर्ण रवैया देखना कैरा के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने गले में लटके काम के बैज को उठाया। मैं सीएस लॉरेंस पर कथा लेखक हूँ। इस तरह का तिरस्कारपूर्ण रवैया देखना कायरा के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने गले में लटके काम के बैज को उठाया। मैं सीएस लॉरेंस हूँ, फिल्म द 25th आवर का पटकथा लेखक। मिस्टर कृष्णा ने मेरी स्क्रिप्ट में कुछ मुद्दों का उल्लेख किया और मुझे उनसे मिलने के लिए कहा। 25th आवर, एक एस लॉरेंस। रिसेप्शनिस्ट ने कायरा को देखा। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर जोर से हंस पड़ी। हाँ, ये धोखेबाज कौन है? सीएस लॉरेंस का रूप धारण करने की हिम्मत। हाँ, कायरा ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे देखती रही। रिसेप्शनिस्ट इतनी खुश हुई कि वह हंसी से व्यावहारिक रूप से दोहरी हो गई। तुम्हारे जैसा बच्चा एक रोमांस मास्टर और गोल्ड मेडल स्क्रीनराइटर का रूप धारण करना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं कसम खाता हूँ, तुम सच में मिस्टर कृष्णा को पसंद करती होगी, है न? मैं तुम्हारे जैसी महिलाओं से हर दिन मिलता हूँ। कुछ सहयोगी कंपनियों के प्रमुख होने का दिखावा करती हैं, कुछ अमीर युवतियां होने का दिखावा करती हैं। तुम सबसे अजीब हो, सीएस लॉरेंस होने का दिखावा करती हो। रिसेप्शनिस्ट यहाँ 2 साल से काम कर रही थी और हर दिन हर तरह की महिलाओं से उसका सामना होता था। वे सोहन के करीब आने के लिए हर तरह की हास्यास्पद तरकीबें अपनाती थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी युवती प्रसिद्ध रोमांस लेखिका सीएस लॉरेंस थी। ठीक है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना अहंकार दूर रखो।
हमारे CEO तुम्हें कभी नहीं देखेंगे, तुम जैसी छोटी लड़की में दिलचस्पी लेना तो दूर की बात है, जिसके बाल भी नहीं बड़े हैं। ये सब शोर किस बात का है? पास में खड़ी एक महिला ने भौहें सिकुड़ी और पास चली आई। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सम्मान के साथ कहा, मिस्टर काजल, यहाँ एक धोखेबाज है जो CS लॉरेंस होने का दिखावा कर रही है। वह मिस्टर कृष्णा से मिलना चाहती है। कायरा ने अपना सिर घुमाया और नवागंतुक को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वैशाली, तुम यहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी याद है? बेशक, वैशाली मिस्टर काजल को कायरा की याद थी। वैशाली उसे तब भी याद रख सकती थी जब वह राख में बदल गई हो। वैशाली सिल्वर्टन यूनिवर्सिटी की कैंपस बैले हुआ करती थी, जो प्रशंसकों और चापलूसी से घिरी रहती थी। कायरा के यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद उसने तुरंत वैशाली को छीन लिया। अपने शुद्ध और सद्गुणी रूप के कारण कैंपस बैले का खिताब जीता। उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे थे और वह एक शीर्ष छात्रा बन गई, और ऐसा सिल्वर्टन विश्वविद्यालय में दशकों से नहीं देखा गया था। विश्वविद्यालय में वैशाली के समय के दौरान कायरा ने उसकी लाइमलाइट चुरा ली थी। वैशाली ने इस पूरे समय उसके खिलाफ एक शिकायत रखी थी। रिसेप्शनिस्ट ने अपना मुंह ढकते हुए मुस्कुराया। हाँ, न केवल वह श्री कृष्णा से मिलना चाहती है, बल्कि वह रोमांस उपन्यासकार CS लॉरेंस होने का भी दावा करती है। वैशाली के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा जैसे उसने अपना फ़ोन निकाला, उसे कायरा की ओर इशारा किया और एक तस्वीर खींची। कायरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। प्रतिक्रिया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वैशाली क्या करने वाली थी, कायरा को यह महसूस हो सकता था कि यह सीनियर उसके प्रति दोस्ताना नहीं था। वैशाली ने अपनी उंगलियों से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप किया और मजाक करते हुए कहा, चलो इसे फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई पुष्टि कर सकता है कि वह वास्तव में रोमांस मास्टर CS लॉरेंस है। कायरा, चूंकि तुम प्रसिद्ध होना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पेन नाम CS लॉरेंस ने ऑनलाइन साहित्य समुदाय में अपार प्रसिद्धि प्राप्त की थी, इसके पीछे का व्यक्ति कायरा गुप्त रहा। जब उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो वेबसाइटों ने पत्रकारों के साथ साक्षात्कार का अनुरोध करते हुए उस पर एक विशेष सुविधा बनाने की मांग की। हालांकि उसने उन्हें ठुकरा दिया। झुकने को तैयार नहीं, प्रकाशक ने एक वीडियो साक्षात्कार बनाने का सुझाव दिया, लेकिन कायरा ने फिर से मना कर दिया। जब प्रकाशक ने प्रचार उद्देश्यों के लिए लेखक की एक तस्वीर का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा तो कायरा ने फिर भी मना कर दिया। प्रकाशक ने उसे काफ़ी रहस्यमय माना, जबकि उसके पाठकों को वह दिलचस्प लगा। कई पाठकों ने यह भी अनुमान लगाया कि मर्दाना पेन नाम CS लॉरेंस एक पुरुष लेखक का हो सकता है। चूंकि महिलाएं ज़्यादातर रोमांस उपन्यास पढ़ती हैं, इसलिए यह विचार कि उनका प्रिय लेखक एक आकर्षक पुरुष हो सकता है, उन्हें और भी अधिक आकर्षित करता है। कायरा का छद्म नाम CS लॉरेंस तेजी से प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उनके काम को लोकप्रियता मिली। पोस्ट नेटिजन्स के सामने कायरा को शर्मिंदा करने और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की उम्मीद में। फेसबुक पोस्ट प्रकाशित होने के ठीक बाद इसने ऑनलाइन सनसनी मचा दी। वल्ली सी 5 मिनट के भीतर यह एक ट्रेंडिंग विषय बन गया और 10 मिनट के भीतर यह हॉट सर्च रैंकिंग के शीर्ष पर चढ़ गया। विक्रम चाय के कमरे में बैठा कॉफ़ी की चुस्की ले रहा था और बोरियत से फेसबुक ब्राउज कर रहा था। उनका ध्यान तुरंत CS लॉरेंस के ट्रेंडिंग टॉपिक पर गया। उन्होंने उस पर क्लिक किया और सामग्री देखी, जिससे उन्होंने अपने मुंह में कॉफ़ी भरकर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर छिड़क दी। एक पुह ध्वनि निकली। जैसे ही कॉफ़ी उसके फ़ोन पर फैल गई, उसने जल्दी से स्क्रीन को पोंछ दिया। धुंध से ढके फ़ोन स्क्रीन पर कायरा का शुद्ध चेहरा उभर कर सामने आया, खासकर उसकी बड़ी और चमकदार आंखें। फेसबुक पोस्ट की सामग्री में कायरा पर हमला किया गया। अरे सब लोग, मैंने आज काम पर एक जूनियर को देखा जो मेरे बॉस के करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसने प्रसिद्ध रोमांस लेखक CS लॉरेंस होने का दावा किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। वह रो रही थी और चिल्ला रही थी, मेरे बॉस से मिलने की मांग कर रही थी। क्या कोई मुझे उसकी पहचान सत्यापित करने में मदद कर सकता है? टिप्पणी अनुभाग अपमान से भरा था। दुनिया में कई तरह के लोग हैं और उनमें से कुछ भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं। अगर आप ताकतवर लोगों का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी और के नाम का इस्तेमाल न करें, खासकर मेरे आदर्श का। क्या CS लॉरेंस एक पुरुष नहीं है? क्या यह महिला मजाक कर रही है? हालांकि मुझे लगता है कि यह महिला काफ़ी सुंदर है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति के माध्यम से सामाजिक स्थिति की तलाश करती है। यह महिला बहुत बेशर्म है। क्या उसने सभी लोगों में से मेरे आदर्श का दिखावा करना चुना? ये स्पष्ट है कि वह ऑनलाइन साहित्य समुदाय से नहीं है, अन्यथा एक महिला पुरुष होने का दिखावा नहीं करेगी। विक्रम ने अपने होठों से कॉफ़ी पोंछी और आश्चर्य से स्क्रीन को देखा। क्या हो रहा है? क्या ये श्री सोहन का कायरा से निपटने का तरीका हो सकता है? बेदाग त्वचा का राज अपनी त्वचा को तुरंत चमक और चिकनी उपस्थिति दे कुछ बंद करें। लेकिन क्या मिस्टर सोहन हमेशा विक्रम पर सारे काम नहीं छोड़ते थे? मिस्टर सोहन ने वैशाली को काम सौंपना कब शुरू किया?
ये सोचकर विक्रम ने पलकें झपकाईं और अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अनुग्रह से बाहर हो गया था? ऐसा कब हुआ? कोई संकेत क्यों नहीं थे? क्या उसने कुछ गलत किया या कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था? विक्रम, उसके बगल में एक आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी और उसने जल्दी से ऊपर देखा। मी सोहन। सोहन ने विक्रम के उदास और घबराए हुए भाव को देखा। उसकी सुंदर भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। कायरा अभी तक क्यों नहीं आई? हो कायरा। विक्रम पहले तो चौंक गया, फिर जल्दी से समझ गया कि मिस्टर सोहन को पता ही नहीं था कि कायरा पहले ही कंपनी में आ चुकी है। वैशाली की पिछली हरकतें मिस्टर सोहन ने तय नहीं की थीं और आखिरकार वह उसका पक्षधर नहीं था। हा। विक्रम की खुशी सिर्फ 2 सेकंड तक ही रही, फिर उसे फेसबुक पोस्ट याद आ गई। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और अजीबोगरीब हो गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और झिझकते हुए कहा, वह यहाँ है, लेकिन पहली मंजिल पर लॉबी में वैशाली ने अपना फ़ोन पकड़ा और कायरा के पास कदम दर कदम आगे बढ़ी। कायरा, मैंने सुना है कि तुम 4 साल के लिए गायब हो गई थी। तुमने उन 4 सालों में क्या किया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी लड़के का पीछा किया, धोखा खाया और फिर सिल्वर्टन लौट आए? हे, उसने कायरा की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। श्री कृष्णा कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिस पर तुम लालच कर सको। तुम्हारे वरिष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाऊंगा कि तुम समझदार बनो और अपने आप ही चले जाओ। अन्यथा अगर सुरक्षाकर्मी तुम्हें बाहर ले जाते हैं तो मुझे दोष मत देना। वैशाली के पास आने पर भी कायरा हिली नहीं। वह खतरे के सामने शांत और संयमित रही। उसने बस वैशाली को स्थिर रूप से देखा और कहा, वैशाली, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम इतनी नाराज हो गई कि तुम मुझे इतना नापसंद करने लगी हो। तुमने मुझे अनगिनत तरीकों से नाराज किया है। वैशाली के चेहरे पर एक विकृत भाव उभर आया और उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। कायरा, क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी बुरी हो सकती है? जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वे दिखने से लेकर बुद्धिमत्ता और प्रतिभा तक हर चीज़ में श्रेष्ठ होते हैं, वे लंबे समय तक नहीं जी सकते। बेशक कायरा इस कहावत से परिचित थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वैशाली की नज़र में उसका अपराध इतना बड़ा होगा। उसने कई बार दूसरों से ईर्ष्या का सामना किया था, लेकिन उसने कभी किसी को वैशाली की तरह शत्रुता की हद तक ईर्ष्यालु नहीं देखा था। हे, कायरा खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। वैशाली, हालांकि अति अच्छी चीज़ भी बुरी हो सकती है, लेकिन इतने चतुर व्यक्ति के रूप में मैं अपने से कम बुद्धिमान लोगों से ज़्यादा जीने को बाध्य हूँ। तुम्हारी कनिष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें बस ये याद दिला रही हूँ कि श्री कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए कहा था। फिर भी तुम मुझे भगा रही हो और श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण मामलों में देरी कर रही हो। क्या तुम इसके परिणाम भुगत सकती हो? तुम श्री कृष्ण को इसमें लाने की हिम्मत मत करना और उनका इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालना। वैशाली ने अपना हाथ उठाया और कायरा के कंधे पर धकेल दिया। एक पल में वैशाली का गुस्सा भड़क गया। वह प्रवेश द्वार की ओर चिल्लाई, सुरक्षा! प्रवेश द्वार पर तैनात 2 सुरक्षा गार्ड तुरंत दौड़े। मिस्टर काजल, वैशाली ने अपनी उंगली उठाई और कायरा की ओर घमंड से इशारा किया। उसे मेरे लिए बाहर ले जाओ। दोनों सुरक्षा गार्ड वहीं खड़े रहे और एक पल के लिए तमाशा देखते रहे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने कायरा जैसे कई लोगों का सामना किया था जो सोहन से संपर्क करने के लिए मशहूर हस्तियों का रूप धारण करते थे। लगभग हर दिन उन्हें उनमें से 1 या 2 को बाहर ले जाना पड़ता था। इसलिए वे कायरा के प्रति भी विनम्र नहीं थे। मिस, क्या आप अकेले जाना चाहेंगी या हमें आपकी सहायता करनी चाहिए? मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।